बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपने गोल सेट किए होंगे जिनके बारे में आप तगदो भी कर रहे होंगे। दिन को उठते हैं, सुबह उठ के अपने नाश्ते से शुरू होने के बाद उन कामों में आप लगते हैं तो फिर रात भर जो है ना ये काम जारी रहते हैं और रात के आखिरी पहर तक हम देखते हैं जो लोग अपने गोल को सेट कर लेते हैं तो वो इतनी मेहनत करते हैं फिर कि उसके ऊपर फोकस्ड होकर रात भर वो जाग के भी अपना काम कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को ऐसे देखा है। लेकिन मसला उन लोगों का जिनका फोकस जो है एक हफ्ते तक तो बड़ा बेहतरीन रहता है कि जी मैंने ये काम करना है, ये मेरा गोल है, इसको अचीव करना है, और वो उसी पर काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक हफ्ता ये कर लिया, अब अगले 8वें दिन पता लगा कि ये काम भी हो सकता है। अच्छा, फोकस हो गए नए काम की तरफ। हमसे एक और बात ये है कि हम लोग जो है ना लोगों की बताई हुई चीज़ों में बहुत चल रहे थे कि किसी ने कहा कि ये तुम ये कर लो तो हम कहते हैं कि अच्छा ये काम अच्छा लग रहा है, हमें ये हो रहा है, हो सकता है हम ये कर लेते हैं। हम अपने दिमाग से नहीं सोचते कि हमने क्या करना है। हम फोकस्ड इसीलिए नहीं हो पाते और हमें कामयाबी भी इसीलिए नहीं मिल पाती कि हम लोगों के मशवरों पर चल के कोई काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाते, डीफोकस्ड रहते हैं तो हम लोग को कामयाबी भी नहीं मिलती। तो आपके लिए बेहतर ये है सबसे पहले तो आप अपना कोई गोल सेट करें जो आप पर्सनल, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें रहकर आप अपना गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए फिर आप काम करें। कामयाबी फिर आपको तब भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दो तरह के गोल्स हो सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि जी कि मैं फाइनली ये अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो कि आपने सोच रखा है कि जी कि ये लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे जो माइलस्टोन्स होंगे मुख्तलिफ, और आपको ये देखना होगा कि यहाँ तक मैंने कि यहाँ तक मैंने कैसे पहुँचना है, फिर उससे आगे कैसे पहुँचना है, उसके आगे कैसे पहुँचना है। जब बहुत बड़ा गोल होता है तब भी बहुत चांसेस होते हैं कि हम इधर उधर कहीं पर निकल जाएं, तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे जो हैं माइलस्टोन्स बनाएं, गोल सेट करें ताकि आप अचीव करते जाएं, आपको ये लगे कि हाँ कुछ ना कुछ मैं अचीव कर रहा हूँ। आपने गोल रख लिया है कि जी 10 साल में मैंने यहाँ पर पहुँचना है, तो आप तो 2 महीने के अंदर उस पर बोर हो जाएंगे, यार कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो मैं शायद गलत साइड पर। तो इसलिए छोटे गोल्स भी अंदर रखें ताकि आपको ये भी आता रहे कि नहीं, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहते हुए तभी फिर कामयाबी। इकरा के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मैं जा रहा हूँ, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इकरा आ रही है, तो दोनों ही नाकाम हो जाएंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलें जी, हम कोशिश करेंगे कि अपना फोकस जो है वो अपने काम पर दुरुस्त तरीके से रखें। इसलिए हम अपना फोकस ठीक करते हुए बात करेंगे। सब सियासी जमातें कराची के मसाइल का रोना भी रोती हैं, उनके हल की बात भी कर रही होती हैं, मगर जब कोई मसाइल के हल के लिए कदम बढ़ा रहा होता है, कोई उम्मीद की किरण रोशन हो रही होती है, तो मुखालिफिन को हम ये देखते हैं कि वो तारीफ़ करने के बजाय तनकीद के जो है नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं, तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखा है, मगर अब मुस्तफ़ा कमाल साहब इस इक़दाम से मुतासिर नहीं हुए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि अपनी सियासी ज़िंदगी में छठे वज़ीर आज़म को देखा है कि जो कि KCR का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान हाउस कराची में पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुस्तफ़ा कमाल ने दावा भी किया कि वज़ीर आज़म ने मंसूबे का 2023 में मुकम्मल होने का ऐलान तो किया, लेकिन ये मंसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल नहीं होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए आते हैं और अफसरान की बताई हुई ब्रीफिंग पर चलते हैं, ग्राउंड में जाते नहीं है, पता होता कुछ नहीं है। PSP सरबराह ने कहा कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वालों को नहीं मिली। अच्छा, उधर सूबाई वज़ीर जो है बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वो कहते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने मरदमशुमारी की बात की। उन्होंने कहा मरदमशुमारी बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। सिंध सरकार कब बल्दियाती इंतखाबात कराती है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मतलब कि खैर उतना अवाम को जो है, ज़्यादा अवाम ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से कोई भी हो, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारे दरीना मसाइल हैं, साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज के निज़ाम का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सॉलिड वेस्ट का हल कब निकलेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर अवाम ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ये जो सारी सूरत हाल है जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की है, तो उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान KCR का इफ्तिताह करने वाले छठे वज़ीर आज़म हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि तमाम मनसूबे जो हैं, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो पूरे नहीं होंगे, ख़ासतौर पर KCR वाला? नहीं, कराची में मंसूबे कौन से चल रहे हैं? कराची में तो मंसूबे कुछ चल ही नहीं रहे। कराची के मंसूबे तो सारे रुके हुए हैं और कराची में K4 का मंसूबा रुका हुआ है। कराची में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, उस पर सिर्फ 3 सालों से चंद 100 बसें आनी हैं। वो बसें जो है वो अभी 30 बसें कोई आई हैं, 20-25 बसें, उस पर जो है वो उससे ज़्यादा तो वज़ीर आए हैं उसके इफ्तिताह करने के लिए। जितनी बसें नहीं हैं
उससे ज़्यादा वजीर आए हुए। तो ये जो सर्कुलर रेलवे है, ये सर्कुलर रेलवे वज़ीर आज़म साहब एक तख्ती लगा के चले गए। सर्कुलर रेलवे, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल लाइफ में छठा वज़ीर आज़म देख रहा हूँ जो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर रहा है। सर्कुलर रेलवे की कोई स्टडीज़ पे बात नहीं हो रही है, उसके ब्रॉड गेज को चेंज करने की बात नहीं हो रही है, उसके एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, उसके ऊपर अभी जो है पता नहीं 27 से 28 फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने उसकी बात नहीं हो रही। तो ये सब कुछ आई वॉश है। ऐसा लगता है कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, किसी ने समझा दिया। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ करने वाले लोग जो हैं वो सही नहीं हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने तो दावा ये भी किया है कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिली है। अगर वाकई ऐसा है तो आपने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई बात की है या कोई लायहा अमल बनाया? जी हम तो असेंबलियों में नहीं हैं, हम लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि जिनको तुमने अपने वोटों से चौकीदार बनाया है वो खुद चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हारा दरवाज़ा खोल दिया घरों का, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकते। कराची से 14 सीटें पीटीआई को मिली थी, कराची से 4 सीटें एमक्यूएम को मिली थी, 21 में से 18 सीटें तो ये हुक्मरान जमात के पास है। उसके बाद फिर ये हो रहा है, तो फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि भी हुक्मरान जमात में जो बैठी हुई पार्टियां ये क्या कर रही हैं। दूसरी बात कि सिंध हुकूमत के लिए को आवाज़ लगा रहे हैं और राय आम्मा हमवार कर रहे हैं कि कराची के लोगों की आवाज़ बन रही है। आवाज़ तो असेंबली में बैठे हुए लोगों को उठानी चाहिए, नहीं उठा रहे, तो हम उठा रहे हैं ये आवाज़। ठीक है कमाल साहब, बात कर लेते हैं बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब तो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी जो है वो बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी भी तैयार है तो बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? जी, बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट पीपल्स पार्टी ही है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो उन्होंने कोर्ट्स में जाकर अपने डिफरेंट स्टांसेस ले रखे हैं। और जो ये मरदमशुमारी की बात है, मरदमशुमारी तो 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में हुई भी थी और उस वक्त भी रिजल्ट नहीं आया हुआ था। तो अगर मरदमशुमारी को बेस बनाकर अगर इलेक्शन पोस्टपोन होने होते तो 2018 में भी पोस्टपोन हो जाते। तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो कराची हैदराबाद सिटी नहीं जीत सकती। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उनके कामों की वजह से लोगों के अंदर बहुत नफरत है, और उनको पता है कि सारा कुछ जो है वो सारी पावर जो है वो कराची में है। कराची जो कंट्रोल करता है उसकी जो है वो उसकी एक पावर होती है। तो इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए इस कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए। अगर ये बात इसका रिवाज बन गया तो मैं ये कहता हूँ कि कल को जब वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो तो फिर कोई आए गैर जमहूरी ताकत और कहे कि भाई हम वज़ीर आला की जगह जो है वो पॉलिटिकल हम अपॉइंटमेंट करेंगे और हम एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे सिंध चलाने के लिए। सो कॉल्ड हमारी जो जमहूरी ताकत है, जिसको मैं जमहूरी मानता नहीं, कोई भी जमहूरी नहीं है, और इनका एटीट्यूड जमहूरी नहीं है। और ये तमाम उसमें पार्टियां शामिल हैं, PMLN भी, PTI भी और ये पीपल्स पार्टी भी। इनकी सोच अवाम की लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के हवाले से एक ही है। ये नहीं चाहते, अपनी हक्कान कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से इलेक्शन नहीं करें। अगर हम बात करें हर किसी मसले की कोई ना कोई रूट कॉज तो होती है ना, तो अगर हम कराची के मसाइल की बात करें तो उसकी रूट कॉज क्या है, और सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की अगर बात कर लें तो अवामी नुमाइंदों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए, कराची की बुनियादी मसाइल की जड़ जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 13 सालों से इक़्तिदार में रही है और MQM यहाँ पर 35 सालों से इक़्तिदार में रही है। MQM कब से 4 महीने पहले तक यहाँ पर जो उनका मेयर था, और उनका मेयर इतना करप्ट था और उनका सिस्टम इतना करप्ट था कि वो जो इख्तियारात जो उनके पास थे उन्होंने वो भी सही इस्तेमाल नहीं किए। और ये जो इख्तियारात 2013 में इस शहर के गए हैं उसमें MQM बराबर की शरीक है इस जुर्म में। और पीपल्स पार्टी ने गवर्नरी दे के इनको वजारतें दे के उस ज़माने में ये हुकूमत का हिस्सा थे, और अपने हाथों से लिखकर इन्होंने कराची की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल दिया, और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ऊपर इनके गवर्नर ने साइन किया बैठकर उसकी
पिक्टोरियल एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं। 2013 में, 2012-13 में ये हुआ है और ये 2014 के एंड तक ये हुकूमत का हिस्सा बने रहे हैं और आज ये शोर करते हैं कि भाई हमारे इख्तियार छिन गए। इख्तियार तो उन्होंने अपने हाथों से दिया है। ये पार्टी तो आपको पता है कि भाई MQM हड़तालें कराने वाली पार्टी मशहूर थी, दुकानें बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। तो अगर लोगों के इख्तियारात और वसाइल जा रहे थे, पीपल्स पार्टी छीन रही थी, तो क्या एक भी कॉल दी उन्होंने शहर बंद कराने की? क्या उन्होंने एक दफ़ा भी जो है वो इस दुकानें बंद कराई? कोई एहतजाज किया? इसलिए नहीं किया कि जब ये इख्तियार जा रहा था, ये खुद इसी सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, इनका गवर्नर था, इनके वुज़रा थे और इन्होंने अपनी रिश्वत के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने इख्तिदार के लिए कराची के लोगों का सौदा किया और ये इख्तियारात और वसाइल इन्होंने दे दिया। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। पीपल्स पार्टी को इस शहर पे कब्जा कराए MQM ने। कमाल साहब, जो वज़ीर बल्दियात का मौक़िफ़ है उस पर तो हमने बात की है। सिंध काबीना ने KMC के जो टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल करने की मंजूरी भी दी है। आप समझते हैं कि ये मसले का हल है और इससे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल माली मामलात बेहतर नहीं होंगे। लोग ये बिल नहीं देंगे इसलिए कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप पीने का पानी नहीं दे रहे, आप सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक कर रहे, आप कचरा नहीं उठा रहे, आप सड़कों की सफाई नहीं कर रहे, आप जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, आप पार्ट्स नहीं दे रहे, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे, सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और इस गुर्बत के दौर में जहाँ पर आप जो एक एक दिन में 20-20 रुपए जो है वो आप गैस की कीमतों में, जो है वो आप CNG की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं, आप एक एक दिन में 5-5 रुपए, 5.25 रुपए आप पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं और उससे जो महंगाई का बम गिर रहा है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं दे के लोगों से और टैक्स लेने का, वसूल करने का आपने ये प्लान कर रखा है। के इलेक्ट्रिक अपना खुद अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रही है। के इलेक्ट्रिक को अपने बिल में KMC या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी बिल को जगह नहीं देनी चाहिए। लोग ये बिल नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत लोगों को कुछ नहीं दे रही जिसके एवज ये बिल मांगे। अच्छा मुसाल साहब, हम पॉलिसी की बात करते हैं वफाकी हुकूमत की, जो कि कराची में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, आपको लगता है कि इससे अवाम के मसाइल जो वो हल हो जाएंगे? वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से बातों की हद तक है, बातों का टूर्नामेंट है। वज़ीर आज़म साहब आते हैं, ऐलानात करते हैं और चले जाते हैं। 66 अरब रुपए देकर ऐलान करके 1 रुपया नहीं मिला, फिर आए तो जो है वो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके गए, 1 रुपया नहीं मिला। अब आए तो कहकर गए कि कराची का मसला जो है वो पानी है और कराची का मसला ट्रांसपोर्ट है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए आपको, K4 आपने ले लिया 100% और ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रीन बसेज नवाज शरीफ के दौर में पूरा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ बसें लेकर आनी थी। एक तिनके बराबर का काम नहीं हुआ है 3 सालों में। और अभी KCR जो कि एक ऑलरेडी बिछा हुआ ट्रैक है, उसके ऊपर कोई और मसले मसाइल नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई 2-4 इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, उसी KCR के ऊपर आप तख्ती लगाकर चले गए। तो कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स और कैसे मेगा प्रोजेक्ट्स? हाँ, जो तबाही बर्बादी फेरी है वफाकी हुकूमत ने, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शहर में खुली छुट्टी दे दी है, कोई आवाज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत ने यहाँ से अगर सूबाई हुकूमत कोई जॉब्स नहीं दे रही है अपने सूबे में, तो वफाकी हुकूमत के इदारों के भी जो एड्स आ रहे हैं उसमें कोई शहर वालों के लिए कोई नौकरी नहीं है। वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने का की संग बुनियाद रखा उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में। उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी का साल गुजर गए, कोई आता पता नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नई जॉब नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। तो वफाकी हुकूमत को सिर्फ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी या फिर अपोजिशन से भी आप मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। उनको लगता है कि वो मसला हल नहीं होने जा रहा है, सिर्फ जो है टूर्नामेंट बयानबाजी का चल रहा है और ऐलानात का चल रहा है, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ हासिल होगा, बल्कि बहुत कुछ हासिल होगा और मसाइल कराची के हल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे रमीज़ राजा के चेयरमैन PCB का ओहदा संभालने के बाद अगर हम देखें तो इस्तीफ़ों का एक सिलसिला है जो कि अभी तक जारी है। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की अगर बात करें तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुतफ़िक़ा तौर पर अब मंजूर भी कर दिया। और ज़रा ये बता रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा शायद मुतारिफ़ करवाया जा सकता है और उस पर किसी साबिक़ क्रिकेटर को ही शायद लाया जाएगा। जिस तरह से सौरव गांगुली का जिक्र हो रहा होता है भारत के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर एंड्रू स्ट्रॉस का जिक्र हो रहा था, तो शायद उसी तरह का कोई मॉडल कहा जा रहा है कि इधर आ सकता है। खैर T20 वर्ल्ड कप के लिए जो मुंतखब स्क्वाड है उसमें तब्दीलियों का इम्कान है। ज़रा ये दावा कर रहे थे
कि जी कि आज़म ख़ान, हसनैन और सुहेब मकसूद जो हैं ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से इनके सितारे गर्दिश में। कल सुहेब मकसूद ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली है। पता नहीं अब क्या होता है, अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं, शायद अब ब्रेक लग जाएगी कि दिमाग बनाने में कि क्या करना है, कोई तब्दीली लानी या नहीं लानी। आज़म ख़ान ने तो खैर कल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चलें जी, ठीक है, अभी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आगे तब्दीलियाँ, क्योंकि होनी है, कहा भी गया तो तब्दीलियाँ होंगी। अगर हम स्क्वाड की बात करें, स्क्वाड से आउट होने वाले हैं और ये जिनके नाम अगर आ रहे हैं सामने। दूसरी जानब अगर हम नेशनल T20 कप की बात कर लें तो उसमें अच्छी कारकर्दगी पर शुएब मलिक का नाम, फ़खर जमान और शाहनवाज धानी का जो नाम है वो कौमी स्क्वाड में एंट्री के लिए मतलब समझा जा रहा है, उस इशारे उनकी तरफ हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनको शायद लेके आया जा सकता है। और एक और अच्छी हमजा खबर ये भी है कि इंग्लिश बोर्ड की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर अब माफ़ी मांग ली। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। उनके चेयरमैन यान बटमोर, उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे माजरत खाएँ हम। उनका कहना है कि पाकिस्तान का दौरा ना करने का फ़ैसला बोर्ड का था। अगले साल जो स्केड्यूल टूर है उसके हवाले से जो हो सका वो इंग्लैंड बोर्ड कर रहा होगा। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जी कि इंग्लिश बोर्ड ने जो माजरत की है उसके बाद पाकिस्तान के दौरे का ऐलान भी उन्होंने किया कि अगले साल जो दौरा है वो हम कर रहे होंगे, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये देखना है कि इंग्लैंड वक्ती तौर पर ये कह रहा है, टाइम तो अभी भी खैर मौजूद था, अभी फैसला क्यों नहीं किया गया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइए आपको वजह क्या समझ आ रही है? वसीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वर्ल्ड कप से पहले इस्तीफ़ा दे दिया, इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ है या फिर तनख्वाहों का जो मसला था उसमें कमी आ रही थी, इख्तियारात में कमी आ रही थी? देखिए, वसीम खान के इस्तीफ़े के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं और अभी तक उन इत्तलात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आपने देख लिया पिछला 2.5 साल जिसमें अथॉरिटी के साथ काम किया था वसीम खान ने, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। उनके कई ऐसे डिसीजन थे जो बहुत बुरी तरह बाउंस बैक किए, जिसमें उनका इंडिविजुअल डिसीजन था जहां उन्होंने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए मिसबाहुल हक को 3 ओहदे दे दिए थे। चीफ सिलेक्टर भी दे दिया था उन्होंने, कभी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं की थी, उन्हें पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया था, उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया था। ये ब्लंडर आज़म था वसीम खान का। और ये इसमें सबसे बड़ी राय भी वसीम खान की अपनी पाई जाती थी, जो न्यूजीलैंड में एक मरतबा इस सिस्टम को अप्लाई किया गया था और उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। आप देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड T20 सर पर है। हम रोज़ बात कर रहे हैं हमारी टीम में तब्दीलियाँ होंगी, हमारी टीम में तब्दीलियाँ होंगी। इवन कि पाकिस्तान की नेशनल टीम का ये हाल कर दिया है। तो मकाफात अमल ज़िंदगी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, पाकिस्तान की यही T20 टीम नंबर 1 टीम थी और मार्जिन से नंबर 1 टीम थी। 13 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क था जिस वक्त सरफराज अहमद पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन थे। आप बाकी फॉर्मेट से अगर उन्हें हटा देते, लेकिन इस जगह से कोई वजह नहीं बनती थी कि आप सरफराज अहमद को यहाँ से हटाते। और मुझे याद है सरफराज अहमद को वसीम खान और ये दोनों कमरे में थे और वसीम खान ने सरफराज अहमद से कहा था कि या तो आप रिज़ाइन कर दो वरना हम आपको हटा देंगे। उसने कहा आप हटा दें। तो तकरीबन यही सूरत हाल सुनने में आए आज वसीम खान के साथ थी, या तो आप रिज़ाइन कर दें या फिर आपको हटा देंगे। और एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही हुआ कि वसीम खान अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहे, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचा कर गए। इसका अजाला कौन करेगा? वो तो इंग्लैंड में जाके अपने घर में बैठ जाएंगे, इसका अजाला कौन करेगा? अच्छा नसीब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा भी मुतारिफ कराने का एक प्लान बनाया जा रहा है। ये ओहदा चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से किस तरह से डिफरेंट होगा और इससे कौमी क्रिकेट को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट पर इस वक्त डिफरेंट फोरम पे काम करने की ज़रूरत है। पहले हमारा एक ही डोमेस्टिक डिपार्टमेंट था जिसमें सीनियर लेवल की क्रिकेट और जूनियर लेवल की क्रिकेट को हम एक साथ ऑपरेट करते थे। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह हमें स्टार दिखाई नहीं दे रहे, आप नेशनल T20 टूर्नामेंट देख लें, इन्हीं खिलाड़ियों को 10-12 साल से देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, नया खिलाड़ी तो बता दें कौन सा है। तो 2 टियर पे काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। रमीज़ राजा साहब की सरबराही में मेरे ख्याल में जूनियर सेक्टर जो अंडर 19 से नीचे लेवल का है, जिसमें आप अंडर 12 तक चले जाएं, अंडर 17 आता है, अंडर 15 आता है, अंडर 14 आता है, तो ये एक जो है इनका सिलेबस ही अलग होना चाहिए, इनकी तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। जबकि 19 से ऊपर जो जा चुके वो सिस्टम से काफ़ी हद तक हम आहंग हो चुके हैं, तो उनकी तरबियत का पैमाना मुख्तलिफ होना चाहिए। ये जितने भी नए ओहदे आ रहे, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आपने देखा होगा, ये ओहदा हमने इंडिया में भी देखा था। रवि शास्त्री को पहले डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन बनाया था, फिर वो इंडियन टीम के कोच बने थे। इसी तरह एंड्रयू स्ट्रॉस अभी भी जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं।
तो हम उन्हें देख के अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे अपने कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने आपको कहा कि जहां हमारी क्रिकेट जा चुकी है, एक तो जाके गांव देहातों में जहां से इस वक्त क्रिकेटर आ रहा है, पहाड़ों से क्रिकेटर आ रहा है, आप वहां जाके अच्छा टैलेंट हंट करें यंग क्रिकेटर्स का, और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को 2 डिफरेंट टीयर्स में चलाएं, एक सीनियर क्रिकेट अलग और राजू साहब, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर लेते हैं। पावर हिटर शामिल किए गए, आजम खान, शोएब मकसूद ने खैर कल एक बेहतर इनिंग्स खेली है, खुशदिल शाह की नाकामियों का सिलसिला भी जो है वो भी जारी है। आप समझ रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी, या फिर अब ज़रूरी है तब्दीलियाँ करना, या फिर हो गया फैसला, अब शायद तब्दीली नहीं हो रही होगी जिस तरह से मोहम्मद वसीम कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कल मैंने देखा था, कल के मैच में शोएब मकसूद ने 75 रन की इनिंग खेली थी, अच्छी इनिंग खेली थी, 157 के स्ट्राइक रेट से खेली थी, लेकिन एक इनिंग से काम नहीं चलता। आपको अभी जो बाकी मैचेस हैं, अभी शोएब मकसूद ने 3 मैचेस खेले हैं, शोएब मकसूद के पास अभी 7 मैचेस हैं। शोएब मकसूद को एटलीस्ट जो हमारी डेडलाइन है जमा कराने से पहले भी जो है, जो टीम हम चेंज कर सकते हैं, उससे पहले भी शोएब मकसूद को 4 मैच मिलेंगे, उसमें से शोएब को 2 में मैच विनिंग नॉक खेलनी चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस चेंजेस की जानिब जा रहा है उसे उसी चेंजेस की जानिब जाना चाहिए। तो हमारे ज़ाहिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खुशदिल शाह भी आज कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके थे। कल जो मैच खेला गया था उसमें 20 रन उन्होंने 22 गेंदों पे स्कोर किए थे, उनसे गेंद मिडल नहीं हो रही थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। बात गलत नहीं हो रही है अगर इन तमाम प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। आजम खान ने भी कुछ एक दो लास्ट में जो उनका रोल रखा है टीम मैनेजमेंट ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, उन्होंने आखिर में 2 छक्के लगाए, लेकिन 2 छक्के आपकी टीम में रहने का जवाब नहीं है। उनकी जगह अलग ही यही आपने रखी है कि आखिर के 2-3 ओवर में आपने हिटिंग करनी है, लेकिन आप कांस्टेंट तो करें। एक मैच की वजह से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, एक मैच की वजह से शोएब मकसूद के लिए। बात है। अच्छा निखिल साहब, अगर हम बात करें, एक बड़ी अच्छी खबर आई है, ये भी आई कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर अब माफ़ी मांग ली गई है। आप समझते हैं कि अहम अदारों की मनसूखी पर जब जिस तरह से मनसूखी पर PCB का मौक़िफ़ था वो ठीक तरीके से पेश किया गया, उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया? देखिए, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है, एक अच्छा जेस्चर दिखाई देता है, लेकिन इस माफ़ी से और जो पाकिस्तान की साख को आपने ऐसे वक्त में कि जब न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी की वजूहत बना करके थ्रेट आई है चली गई थी, ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए था। हमने आपको किस वक्त जाके सपोर्ट किया था, और न्यूजीलैंड टीम के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई थी कि आपकी टीम यहाँ पर इंग्लिश टीम पाकिस्तान में आती। हमने उस वक्त जाके इंग्लिश टीम को सपोर्ट किया था कि जब आप देख सकते हैं कि कोविड की क्या सूरत हाल थी और इंग्लैंड को कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उस लिहाज से अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने एहसान उनके ऊपर ज़रूर किया हुआ है, वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब कह रहा है कि हम आइंदा साल आएंगे। आइंदा साल यार किसने देखी है कल क्या माहौल होता है क्या नहीं होता। इस वक्त हमारी क्रिकेट को ज़रूरत थी कि वर्ल्ड T20 सर पर था, हमें तैयारी करनी चाहिए थी। माफ़ी से क्या होता है, इस चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। और मुदस्सर नज़र साहब की इस बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि टूर से पहले बैंक गारंटी ले लें कि आप आएंगे। ये वो लोग हैं कि जो जब इनका मुफाद होता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं, चाहे वो कितने अपने आप को गोरे जो है वो सर उठा के चलते हो, लेकिन जब इनका मुफाद नहीं होता है ये किसी को भी जो है वो डिच करने में देर नहीं लगाते, जो दोनों न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया। और हाल ही में इस कोविड-19 दौर में इन्हीं दोनों ममालिक के ऊपर पाकिस्तान ने जाकर एहसान किया था। दूसरी जानिब भारत का जो मामला चलते हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं कि वो पेश होते हैं फिर जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलता। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एश्योरेंस दे, एक बड़े टूर की एश्योरेंस दे, एट द सेम टाइम बैंक गारंटी भी जमा कराए कि आप आओगे। हम बहुत माली नुकसान बर्दाश्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अब जो हवा चली हुई है कि शायद तब्दीलियाँ होंगी, चंद एक मैचेस और देखने होंगे, जब लाहौर में भी मैचेस हो रहे होंगे नेशनल T20 कप के, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी सामने आ सकेगी और फिर पता लगेगा कुछ तब्दीलियाँ होती हैं या नहीं होती हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जिसका शुमार मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है। और गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज शादाब वादियाँ और साफ़ शफाफ पानी के नदी नाले समेत झीलों और आबशारों की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश हिस्सा है। हाँ, और आम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं, जिनको बुरुए कार लाकर इलाकाई और मुल्की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। और इसी अहम नुक्ते को जहन में रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए इकदाम उठा रही है। अच्छा जी, भी हुकूमत की अगर बात करें तो उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की तमाम जो देहात हैं, कस्बों और उसके अलावा शहरों की जो जदीद खतूत पर मास्टर प्लानिंग की जा रही है, उनका कि अब ये की जाएगी और जिससे सयाहों को दूर दराज मकामात पर तमाम बुनियादी सहूलतें मुयसर होंगी। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि हम इस तरह से करेंगे, दूर दराज इलाकों पर जितनी फैसिलिटीज़ देंगे, वहाँ पर फिर जो है टूरिस्ट जो है वो आएंगे वहाँ पर उस जगह की। इससे कबल वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी कह चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के 3 बड़े शहर भी बनाए जा रहे हैं। तो जब सयाह आ रहे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान, तो जो भी होके आता है उसकी खूबसूरती की ही बातें करता रहता है और वो कहता है कि और अगला प्लान बना रहा होता है कि अब मैंने कब जाना। बिल्कुल ऐसे ही हम सारी सूरत पे बात भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत राजा नासिर अली खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग राजा नासिर अली खान साहब। पहले तो हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी अब आपने ये किया कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के 3 बड़े शहर बनाए जा रहे हैं ना, तो अब इन पर ये काम जो है वो कब से शुरू होगा और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात होंगी जो कि सयाहों को मद्देनज़र रखते हुए उनको दी जाएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, सियाहत गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई एक सनत के तौर पर नुमाया ज़ाहिर इस वक्त सबसे बेहतरीन जो इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की वो सियाहत है। और इसमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं अपने वेकेशंस के लिए, इन खूबसूरत इलाकों के नज़ारों को से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफ़ी लोग गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। तो बड़ी तादाद में लोग इस दफ़ा भी माशाल्लाह से लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख किया और बड़े लुत्फ़अंदोज़ हुए। लेकिन इन जो वजूहात जो लोग आए हैं इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जो लोगों की बड़ी तादाद के जो एक लोग आए उसको पेश नज़र रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब और हमने एक ऐसा जिसमें जीबी के सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक मास्टर प्लान की हमने शुरू की है, जिसमें एक 3 नए सिटीज़ का आपने ज़िक्र किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान में 3 नए शहर भी बना रहे हैं। उसके साथ साथ एक टाउन प्लानिंग की जा रही है मुख्तलिफ़ इलाकों की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बेहतरीन सड़कें तामीर की जाएंगे आने वाले सयाहों के लिए, जो कि मुतबादिल रास्ते होंगे कि अगर रास्ते में कोई मुश्किलात का सामना होते हैं या कोई उनके लिए मुतबादिल रास्तों के साथ साथ मुख्तलिफ सहूलियात भी दे रहे हैं, जिसमें रेस्ट एरियाज़ का एक कंसेप्ट है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम काम कर रहे हैं ताकि आने वाले सयाह गिलगित बल्तिस्तान के जो खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ भी हो और फैसिलिटेट भी हो। ठीक है, ये मास्टर प्लान को राजा साहब कब तक जो मास्टर प्लान के हवाले से आपसे जानना चाह रहे हैं कि कब तक इसको मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जी मास्टर प्लान के ऊपर इन पर जी बिल्कुल मास्टर प्लानिंग की जा रही है और इन पर PC1s भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में। नगर हो गया, गज़र और खरमंग, शिगर वैली, स्कर्दू, इनके ऊपर PC1s तकरीबन तैयार है और इस पर फिजिबिलिटीज़ और कंसल्टेंसीज़ के लिए हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ की है मुख्तलिफ शहरों की। ठीक है, जिनमें हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने शहरों की खूबसूरती को वहाँ पे कुदरती जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसकी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को सहूलियात भी दें और आने वाले लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो और आकर यहाँ पे फैसिलिटेट भी हो। तो इसके लिए हमारे पास हम चाह रहे हैं कि टाउन जो कि वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का जो हमारे पास एक इशू है उसको हम देख रहे हैं, उसके साथ साथ सेवरेज के निकासी की जो इशू है और रेस्ट एरियाज़ के, और इसके साथ मुख्तलिफ अच्छे होटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों के लिए हम एक मास्टर प्लानिंग के तहत सिटीज़ को जो है ना डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले 20-25 सालों के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई इश्यूज़ और कोई मसाइल हमें पेश नज़र ना आए आगे की सयाहत। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की
जो हुकूमत है इसको फोकस करने की, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि वो वाहिद इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की जो मैशियत में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे अगर हम बात करें सी पैक के हवाले से, तो राजा नासिर साहब, सी पैक्स अगर इसे लिंक किया जाए तो किस तरह से इसको सयाहत को यहाँ पर फ़रोग मिलेगा? जी बिल्कुल, सी पैक की ही वजह से इस इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। और कुछ आपने देखा होगा कि सी पैक के कुछ हमारे पास ऑलरेडी पाक चाइना की दोस्ती के ऊपर जो सड़कें बनी है उसकी वजह से भी काफ़ी लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। अभी जो नए बनने जा रहा है जो कि गिलगित और चतराल एक्सप्रेस वे, जो कि शंदूर और गिलगित के दरमियान जो एक फासला था, जो एक मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था जिससे लोग और ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे। और सी पैक के काफ़ी प्रोजेक्ट्स है अपकमिंग, इसमें वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करना चाह रहा है, जिसमें फैसिलिटेट करना चाह रहा है और फंडिंग भी करना चाह रहा है। तो इनका फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि हमें कोई अगर फैसिलिटेट करें, कोई कोऑपरेट करें कोई गवर्नमेंट चाइना, तो सी पैक के हवाले से तो हम चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जरा ये भी बता दीजिएगा, अगर हम आपने देखा होगा चतराल एक्सप्रेस वे की बहुत बड़ी फंडिंग की है अभी, मकामी लोग हैं उनकी बात करें, उनका जरिया मुआश अगर हम देखें उसको भी हम सयाहत के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं, इसके अलावा क्या है जरिया मुआश? जी देखें, सयाहत के साथ तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बहुत कई लाख लोग इस सयाहत से काफ़ी फ़ायदा हासिल करते हैं। और साथ साथ हमारे यहाँ ज़राअत के भी बड़े अच्छे रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ अच्छे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अलावा मिनरल एंड माइंस में भी बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो हमारे इलाके के लोगों में इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अगर हम सही रुख पे सही उनके फोकस करें हमारे इलाके की जो पोटेंशियल है उनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है गिलगित बल्तिस्तान के आम आवाम के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा राजा नासिर साहब, अगर हम बात करें सयाहत से हुकूमत को रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा होता है, कितना जनरेट हो रहा है अभी, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ऐसे कौन से प्लान्स हैं और ऐसे कौन से मंसूबे बनाए जाएंगे जिससे सरमायाकारी हमें हासिल हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें जी रेवेन्यू जो कि सिर्फ परमिट के मद में जो आपको गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को मिल रहा है वो सालाना 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। हम इंशाल्लाह जो ही आपके पास इंटरनेशनल एडवेंचर टूरिस्ट आते जाएंगे इस रेवेन्यू में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी लोग आए हैं लेकिन काफ़ी लोग कैंसिल भी हुआ एडवेंचर टूरिस्ट, और ट्रैकिंग परमिट्स की जो रेवेन्यू है वो गिलगित बल्तिस्तान को पहली दफ़ा हम पहले ये GB कौंसिल के अंडर होता था कश्मीर अफेयर्स के, तो अभी ये डायरेक्टली गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म की अपने अकाउंट्स में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी खासी एक रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहा है। तो इंशाल्लाह कोई हमें उम्मीद है कि जो सरमाई जो सियाहत है वो उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं ताकि लोग आए, सरमाई सियाहत को भी वहाँ पे इंजॉय कर सकता है। हमारे पास अल्लाह के फजल करम से 4 ऐसे मौसम हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ज़ान का मौसम, मौसम बहार और मौसम सरमा और गर्मा, 4 अल्लाह ताला की फजल करम से 4 खूबसूरत मौसम है जिसमें लोग आते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हर मौसम की अपनी एक खूबसूरती है। तो उस इनकम के जनरेट हमने करना है रेवेन्यू, क्योंकि टूरिज़म के अंदर जो इनकम हम जनरेट कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में टूरिज़म बैकबोन ऑफ द इकानमी साबित हो सकता है अगर हम सही मानों में फैसिलिटेट करें सियाहत की इंडस्ट्री को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा नासिर साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती की तो क्या बात करें, पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही होती है। हाँ, वहाँ पर ऐसे सहूलियात होनी चाहिए सयाहों के लिए कि जब वो जा रहे हों तो वो एक तो सेफ फील करें, दूसरा वहाँ पर उनको तमाम सहूलियात मिले। उसके ऊपर अब हम ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तरीम अब ये प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो टूरिज़म को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस उस पर किया हुआ है, तो मेरा तो ख्याल है हमजा कि आने वाले वक्तों में हमें वाकई में इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हम कितने ममालिक को जानते हैं कि जो
सियाहत पे फोकस किए हुए हैं। तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, हुकूमत का फोकस बिल्कुल दुरुस्त है। कोविड की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये मामलात बेहतर होंगे। अब खूबसूरती की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना होता है, तो कुछ मौसम की पूरे मुल्क की बात कर लेते हैं। बिल्कुल हमजा, महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर कराची की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर खूब बारिश होगी। शहर में फिर गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने का खदशा भी है और आज से 2 अक्टूबर तक शदीद मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं, ये पेशगोई की गई है। और समुंदर में तुग़यानी और कभी इंतहाई तुग़यानी रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। खैर, महकमा मौसमियात ने बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, दादू गवादर में भी बारिशों से पानी सड़कों और गलियों पर जमा होने का खदशा जाहिर किया है। अलर्ट भी जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। बिल्कुल, इस दौरान अगर हम बात करें हमजा, इस्लामाबाद की बात कर लें, बालाई पंजाब की बात कर लें, जनूबी पंजाब की बात कर लें, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी रेन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि लसबेला, खुजदार, आवारान, तुरबत और गिरदो नवाह में बारिश हो सकती है। ख़ास तौर पर ये मौसम तो ओवरऑल हमने आपको बताया है कि जी कैसा रहेगा, लेकिन कराची के हवाले से बात करें तो इस वक्त थोड़ी सी परेशानी भी है कि कितनी बारिश होगी, और अगर इतनी बारिश होगी जितना कहा जा रहा है तो हम देखते हैं कराची में मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो सर उठा रहे होते हैं। बात करेंगे डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा ख़ास तौर पे कराची के हवाले से कि हैवी रेन स्पेल है, किस किस वक्त में हो सकता है, क्या अलर्ट जारी किया गया? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अलर्ट बिल्कुल जारी किया गया था। रेन के हवाले से तो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। अलबत्ता कल जो हमने शाम में इशू किया था वो तो और उसमें समझ लें कि शिद्दत एक तरह से थी कि ये जो लो प्रेशर है ये आज मतलब मज़ीद इंटेंसिफाई हो गया, क्योंकि गुजरात से आगे जब समंदर में दाखिल हुआ है तो इंटेंसिफाई हो गया, मज़ीद शिद्दत इख्तियार किया। अब वो डिप्रेशन की शक्ल तकरीबन इख्तियार कर चुका है। तो एक ख़दशा ये है कि चूँकि उसको पूरी एनवायरमेंटल कंडीशन सी के ऊपर फेवरेबल मुयसर हैं तो वो साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा। और अगर साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा उसके डैमेजेस हो सकते हैं जिस कोस्टल पट्टी से टकराए वहाँ पर, और बाकी जिस पे ना टकराए उस पर भी मतलब अच्छी टोरेंशियल किस्म की रेन, मूसलाधार किस्म की बारिशें और साथ में गस्टी विंड्स, उसमें यही 3 इम्पैक्ट्स होते हैं साइक्लोन के। या डिप्रेशन भी इवन आपके कोस्ट के पास पहुंचे या उससे टकरा जाए तो फिर उसमें टोरेंशियल रेन होती है, उसमें हाई इंटेंसिटी विंड्स होती हैं और उसमें स्टॉर्म सर्ज होती है, यानी समंदर का पानी, टाइड्स बहुत बड़ी पैदा होती हैं, सर्ज बहुत जी। तो कुछ जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जो बिल्कुल समंदर सी बेड के साथ होते हैं, जैसे कराची, पीड़ी गोट है, इब्राहिम हैदरी है, दूसरे एरियाज हैं, तो वहाँ पानी भी अंदर आ सकता है। ये तो सरदार साहब आपने कराची के हवाले से बताया ना, कुछ अलर्ट भी हैं। अगर हम बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो वहाँ कैसा मौसम रहेगा? अगर ख़ास तौर पर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड पे क्या हम अच्छा मौसम देख सकते हैं? नॉर्थ में भी चांसेस हैं जी। कल से 1 अक्टूबर से कुछ मॉडरेट टाइप बारिश है वहाँ पर भी, और आगे फिर 2-3 को मेरे ख्याल में 3 या 4 को 2 या 3 को ऐसे है कि कहीं मॉडरेट और कहीं हैवी स्पेल है, और बेशतर जगह नॉर्थ में भी हो जाएगी ये 2 से 3 दिन का वहाँ स्पेल है। लेकिन इधर साउथ में ज़्यादा है, इसलिए कि ये जो डिप्रेशन या आगे चल के बन जाता है तो उसमें पूरा सिंध और ख़ासकर ज़ेरी सिंध के तमाम अजला और फिर बलूचिस्तान के जो जनूबी अजला हैं सारे, खासकर कोस्टल जो मकरान कोस्ट का एरिया है, ठीक है, काफ़ी उसमें है कि इसमें बहुत तेज़ बारिश होगी। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये बता दीजिएगा, हमने गुज़श्ता बरस कराची में होने वाली बारिशें देखी थी और जिसके बाद हमने कंटेनर बहते हुए भी सड़कों के ऊपर देखे थे, क्या ये उस लेवल की बारिश होने जा रही है या मामला उससे भी संगीन हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि ये जो डिप्रेशन है या आगे चल के साइक्लोन अगर बन सकता है, खुदा न खास्ता साइक्लोन बन गया तो वो कितने करीब से गुजरता है, इस पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ जो है ना अगले कह लें आप 18 से 24 घंटे में जाके वाज़े होगी। और लेकिन इवन देन इतनी बारिश है कि कराची के लिए तो आपको पता है यहाँ 50-60 बारिश अगर आधे घंटे में बढ़ जाए तो मुसीबत बन जाती है। तो ज़्यादा ही बारिश, मतलब अच्छी बारिश, तेज़ बारिश है आज रात और कल पूरा दिन ही तकरीबन तेज़ स्पेल है। अच्छा जी, सही, ठीक है। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे और बता रहे थे यानी कि साइक्लोन बनता है या नहीं बनता, इस हवाले से तो वो कह रहे हैं कि हमें तकरीबन इंतज़ार करना पड़ेगा, 18 घंटे तकरीबन पता लग जाएगा सूरत हाल क्या है। लेकिन फिर भी
हैवी स्पेल है और शाम के वक्त खास तौर पर कल सुबह भी तो बहुत ज़्यादा है। और हम दुआ यही कर रहे हैं कि खुसूसी तौर पर कराची वालों के लिए और दीगर इलाके जहाँ के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर बारिश जो है बाइस से रहमत रहे और अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गैर ज़रूरी तौर पर अगर इतनी हैवी रेन हो रही है तो घरों से बाहर ना निकलें। और जब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही होती है कराची के अंदर हम देखते हैं कि पोल्स से कोशिश कीजिए, जो खंबे लगे हुए हैं इनसे हमने दूर रहना है। हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कोई थोड़ा सा जहाँ पे शेड होता है शेड्स के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, ख़ासतौर पे जब हम बाइक्स पे या पैदल चल रहे होते हैं या साइकिल्स पे होते हैं। तो हमने ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पोल्स से कोशिश करना है दूर रहें, बच्चों का ख्याल रखना है कि वो दूर रहें, मैन होल खुले होते हैं, उस हवाले से भी हमने चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसलिए हमसे कहा जाता है ना कि गैर ज़रूरी आप बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरह के हादसा जो है वो अक्सर पेश आ जाते हैं। तो इस तरह के हादसा से बचने के लिए आप बेहतर है कि घरों में ही रहें। जब इतनी हैवी रेन जो है वो एक्सपेक्टेड हो और वो हो भी रही हो तो ऐसे में एहतियात ही ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो है बाराने रहमत ही होगी और हमारे लिए बाइसे ज़हमत ये साबित नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ ताजरों की बात करेंगे, उनके मुतालबात की बात करेंगे, उनके एहतजाज की बात करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। ताजर बरादरी अपने मुतालबात मनवाने के लिए अब सड़कों पर आ चुके हैं। अच्छा, ताजर बरादरी जो है उन्होंने, अगर हम बात करें तो मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। ताजरों का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ताजरों को हिरासत करना बंद किया जाए और IMF के वज़ीर ख़जाना को फौरी ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा IMF के वज़ीर ख़जाना को फौरी ओहदे से हटाया जाए, ये उनके मुतालबात हैं। हाँ, और ताजर रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए FBR को मज़ीद करप्शन करने के इख्तियारात मिल जाएंगे। ये सारे जो मौक़िफ़ है ये ताजर बरादरी का है। ताजर बरादरी क्यों इतनी नाराज़ है और क्यों ताजर बरादरी मतलब वज़ीर ख़जाना के हवाले से ये बात कर रही है और FBR के हवाले से ये बात कर रही है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा अंजुमन तालीम के। जावेद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, इतनी सख्त ज़ुबान, इतना सख्त मौक़िफ़ वज़ीर ख़जाना के हवाले से, FBR के हवाले से, प्रॉब्लम क्या है अगर देखें ताजर बरादरी को? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ताजिरों का जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है। पहले इन्होंने कहा कि 1000 मुरब्बा फीट के ऊपर है पॉइंट ऑफ सेल लगेगा, लेकिन उसके बरखिलाफ इन्होंने 100 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट के ऊपर भी लगा दिया। उसके बाद एक सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं। महसूस ये होता है कि इन्होंने, ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि ताजरों को ना कारोबार करने दिया जाए और ना इनको जिंदा रखा जाए यहाँ। हालांकि कारोबारी और मईयत की बेहतरी के लिए जो है वो ताजिर का किरदार बड़ा अहम होता है। जिस तरीके से ये पॉइंट ऑफ सेल लगाने का ये प्रॉब्लम क्या है, इससे मसला क्या पैदा होगा, उसको जरा एड्रेस कीजिएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी अगर 100 स्क्वायर फुट या 200 स्क्वायर फुट? देखिए जी, पॉइंट ऑफ सेल से हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाइल ये हैं कि कम से कम हम एक तो जाकर सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। ऑलरेडी जो हमारे पास जो माल है वो सेल टैक्स देकर ही मार्केट में आया है, शॉप पर हमारे पास। उसके बाद हमारे लिए एक मुंशी रखना पड़ेगा जिसे हमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए दी जाए, ताकि हर 15 दिन में उसकी एक रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिटर्न दाखिल की जाए। ये मामला देखे इतनी एजुकेटेड नहीं होते छोटे ताजिर जो इस मामला को संभाल लें। कहीं भी हमने गलती की तो हमारे ऊपर भारी जुर्माने किए जाएंगे। मुझे बात बताएं कि हम किस तरीके से इससे जो है ये यदि हम कबूल कर लें। अच्छा, लेकिन कुरैशी साहब, अगर आप लोगों को एतराज़ात हैं पॉइंट ऑफ सेल की मशीन्स पर, तो आपने क्या इसका मुतबादल भी दिया उनको? देखिए जी, इसका मुतबादल तो हो ही नहीं सकता ना। मुतबादल तो वो है ऑलरेडी जहां लगे हुए हैं सेल ऑफ पॉइंट, बड़े जो शॉपिंग मॉल है उनके ऊपर है, उधर तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब इन्होंने यहाँ लाकर, जैसे फर्नीचर का कारोबार है, अब मुझे बताए वो तो 700-800 हज़ार फीट से कम के ऊपर तो उनका शोरूम नहीं बनता, उसके ऊपर भी वो भी उधर जाकर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और एक पूरी दुनिया का एक मिसाल है कि एक सेल टैक्स 17% वसूल कर लिया है, उसके बाद उसके ऊपर मजीद आप टैक्स लगाते हैं, ये कहाँ का कानून है? अच्छा, नहीं, ठीक है जावेद कुरैशी साहब, ये बता दीजिएगा कि आपको मकसद क्या नज़र आ रहा है, कि ये करने का मकसद क्या है FBR का, क्या वो चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर ये नहीं होगा तो इसका अल्टरनेट तो कोई आप लोगों के पास होना चाहिए। पता कैसे लगेगा कि बेशक छोटी दुकान है, छोटा ताजर है, कमाई कितनी कर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास होना चाहिए स्टेट के पास।
देखिए जी, बहुत अच्छी बात हमजा साहब आपने की, और हमने शुरू दिन से जो पिछले वजीर खजाना थे हफीज शेख साहब, बाकायदा हुकूमत से हमारा एक मुआहिदा हुआ, हमने उन्हें कहा कि फिक्स टैक्स स्कीम लॉन्च की जाए, हुकूमत ने एग्री किया हमसे। उसके बाद एक सादा फॉर्म जिसमें उर्दू और इंग्लिश के अंदर फाइल रिटर्न करने के लिए, लेकिन ये मुआहिदा 1 पेज फॉर्म होना चाहिए ताकि लोग आसानी से रिटर्न दाखिल कर सके, और फिक्स टैक्स के अंदर जो आज आपको टैक्स मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपको टैक्स मिलेगा। छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़ा दुकानदार भी सेल टैक्स की मद में इनकम टैक्स की मद में आ जाएगा। लेकिन हुकूमत वादा जरूर करती है और मुआहिदे जरूर करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाती हुकूमत। सबसे बड़ा अलमिया यह है, एक वजीर खजाना साहब आए, पहले IMF के वजीर खजाना बैठे हुए थे, अब दोबारा वो बैठे हुए, चंद माह पहले यही वजीर। अच्छा, अब आपका अगला लाएअमल क्या है जावेद कुरैशी साहब? मसला हल नहीं हो रहा, एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, अगला आप लोगों का लाएअमल क्या है? क्या करेंगे अगर हुकूमत आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो? देखिए जी, कल हमने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है FBI ऑफिस का घेराव किया, प्रोटेक्ट किया। अब 19 अक्टूबर को हम प्लान कर रहे हैं कि फैजाबाद में हम भरपूर लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से ताजर आए और वो धरना दें। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, हम मजबूरन वहीं धरना देकर बैठे रहेंगे। हुकूमती जो वज़रा हैं वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट को आगे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। भाई, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम टैक्स से कभी भी नहीं घबराए, हम टैक्स पहले भी दे रहे थे और आज भी देना चाहते, लेकिन हमारा इनसे तरीकाकार के ऊपर झगड़ा है। तरीकेकार के ऊपर ये बैठ जाएं टेबल पर, और इंशाल्लाह ताला जो बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, हमने पहले भी किया और इंशाल्लाह आइंदा भी। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सफ़ीर पाकिस्तान बात कर रहे थे और ये तरीकाकार के ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें एतराज़ है, लेकिन मसला ये है कि पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी शख्स कोई भी दुकान खोल कर, जिस तरह से देखें कि आज हम इस इशू को भी उठाने जाएंगे कि जिस तरह से जो घरों से काम कर रहे हैं लोग, जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन जो है काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगाने के हवाले से बातचीत हो रही है, उस पर भी फैसला किया गया है। तो कुछ पता तो वैसे होना चाहिए कि कितनी इनकम है और ये कैसे पता लगेगा, इसके ऊपर खैर कोई दरमियाना रास्ता भी होना चाहिए कि ताजर बरादरी भी अपना एहतजाज ख़त्म करे। और ये मतलब हम पॉइंट ऑफ नो डिस्कशन पर जब चले जाते हैं और टेबल से हट के हम सड़कों पर चले जाते हैं तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। बिल्कुल ऐसी या उसी सूरत हाल हम देख सकते हैं कि फिर अब ताजर बरादरी जो है वो एहतजाज की सूरत हाल में हमारे सामने आ रही है, और वो कह रहे हैं हम इससे भी ज़्यादा एहतजाज करें जब तक हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं हो सकते। और हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना की सूरत हाल पे बात करेंगे कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, केसेस कुछ कम हो रहे हैं, इसलिए उसके आसार भी नज़र आ रहे हैं और 8 शहरों में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। बिल्कुल, NCOC के सरबराह असद उमर ने मुआविन खुसूसी सेहत के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। मीरपुर की बात करें, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू की बात करें तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ अब जो है नरम कर दी गई हैं। उन्होंने क्या कहा था वही आपको सुना देता हूँ। 8 शहर हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कर्दू और गिलगित हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है और रावलपिंडी है। इन 8 शहरों के अंदर हम 1 अक्टूबर से बंदिशों में कमी करने जा रहे हैं। वहाँ पर बंदिशों में कमी की जा रही है, लेकिन असद उमर ने कहा है कल से 40% से कम वैक्सीनेशन वाले इलाकों में बंदिशें लगाई जाएंगी। 1 अक्टूबर से परवाज़ों में मुसाफिरों को खाना फराहम किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कहा कि वैक्सीनेशन मुहिम अच्छी चल रही है, लेकिन शहरियों की मुआवनत ज़रूरी है। बिल्कुल, उसके अलावा उन्होंने जो एक्सपेक्टेड ख़वातीन है उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, कि अगर किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों को कि नहीं लगवा सकती, तो ऐसी ख़वातीन भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं। उधर अगर हम बात करें NCOC की हिदायत के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई और 12 से 18 साल की जो उम्र के तमाम बच्चे हैं वो वैक्सीन तो लगवा सकते हैं और तमाम बच्चों को सिर्फ
फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी, मतलब कि सिर्फ फाइज़र वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर जवाद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब बात की जा रही है कि 12 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनको भी अब वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पर 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी अब वैक्सीन लगवाई जा रही है। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ये ट्रेंड कब ये हम सेट करेंगे, कब से हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम, और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, ये वो कहते हैं जो कदम सही डायरेक्शन की तरफ है, और इवेंचुअली हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे स्कूल या एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अरसे से मुश्किल का दुचार है। और बच्चों को खुद इतनी ज़रूरत नहीं होती ज़ाती उनको, अगर हो भी जाए कोविड-19 तो मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी एज कम्पेयर टू एल्डर्स वो ठीक रहते हैं, उनको छोटी मोटी बीमारी होती है। लेकिन इशू ये था कि बच्चे जो हैं वो घर से इन्फेक्शन ला के स्कूल में फैला सकते हैं, कैरियर्स हो सकते हैं, खुद नहीं, खाली कैरियर नहीं होते, केसेस भी होते हैं लेकिन माइल्ड सिम्टम्स के साथ, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों को लगाएंगे। और बेशक आपको वैक्सीनेशन अगर आपकी कम है रेट, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि वे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हों, और उसके बाद वो बच्चे घर में ले जाएं अपने इन्फेक्शन, या अपने स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को लगा दें, जो जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनकी जान को ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस वजह से ये एक मेरा ख्याल है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स वगैरह खुले रहें तो उसके अंदर हमें इस स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाज़ मुल्कों ने, और मेरा ख्याल है शायद चाइना ने, तो 3 साल से बड़ी के बच्चों के लिए भी अप्रूव कर दिया है, और अमेरिका वगैरह में तो भी पहले 5 साल से बड़ी उम्र तक को भी, यूएई में 3 साल की उम्र के बच्चों पे भी ये ट्रायल्स हो रहे हैं। में बिल्कुल 3 साल और सारा है। तो ये अब दूसरे जो लोगों के ज़हन में आता है कि ये बच्चों को लगवाने से उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा वैक्सीन का, तो मेरा उसमें ये है कि ये वैक्सीन जो हैं कोविड-19 की, और आपको पता है इस वक्त 12-14 किस्म की हैं, ये मसलन मिलियंस और बिलियंस की तादाद में लग चुकी हैं लोगों को, और उसमें बच्चे भी हैं, उनमें हामला औरतें भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं। कोई हमें मेजर साइड इफेक्ट ऐसा नहीं मिला अभी तक, या कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम कह दें कि ये वैक्सीन आप बंद कर दें। छोटे मोटे तो आप एस्प्रिन भी लें या पैरासिटामोल लें तो उसके भी होते हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर नहीं हुआ जो रोक सके। तो बच्चों के, ये सिर्फ बच्चों की हिफाजत नहीं है, ये पूरे घर की हिफाजत है। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि अब हम कुछ नरमी करने जा रहे हैं कोरोना पाबंदियों में, आप समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त है, अब हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा कि हुकूमत को कभी फैसला करना पड़ेगा कि नरमियाँ कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ेंगे फिर से सख्तियाँ की जाएंगी, मुसलसल सख्तियाँ नहीं रखी जा सकती हैं, ये पॉलिसी NCOC की आपको ठीक लगती है? देखिए, ये इस वक्त जो हमारा ट्रेंड है केसेस कम होने का, ये ग्लोबल ट्रेंड है, पूरी दुनिया के अंदर ये केसेस इसी तरह कम हुए हैं पिछले 4-5 हफ्तों के साथ। तो ये एक ट्रेंड है और पूरे, अब सवाल ये है कि क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा केसेस के, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में वही कमरे बंद हो जाते हैं, ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, तो वो उसकी जो ट्रांसमिशन के लिए खतरा होता है। और आपको पता है फ्लू भी सर्दियों के मौसम में इसी वजह से वो फैलता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, तो क्या अब इस टाइम को कैसे यूज़ करें? ठीक है, आपको कुछ सख्तियाँ आपको रिलैक्स करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी रख दें जो गवर्नमेंट रख रही है कि आपने वैक्सीनेशन कराई हो, आपके पास वैक्सीनेशन का कार्ड हो, लेकिन इसके साथ अभी भी मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम हमें मिला इसमें इंश्योर करें कि जो हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनके अंदर हम बेहतर वेंटिलेशन का कोई प्रोसेस कर लें, फैंस लगा दें, कुछ इस तरह कर लें, क्योंकि ये हमें पता है ये एयरबॉर्न है। और जैसे ही इसको मौका मिला एक बंद कमरे में करने का, तो वो सर्दियां हो गर्मियां हो ये इन्फेक्ट कर देगा लोगों को, और इस वजह से हमने इसकी ट्रांसमिशन को रोकना है, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे ही ट्रांसमिशन रुकेगी तो नए जो वेरिएंट्स बन रहे हैं वो भी बनना ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये बड़ा इसमें ज़रूरी है कि हम अपना रोल अदा करें एज ए पाकिस्तानी, और हम करेंगे पाकिस्तान में एटलीस्ट हमने इसकी ट्रांसमिशन को काफ़ी नीचे ले आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा बातें हुई थी बूस्टर डोज है उसके हवाले से, और ये भी अब ट्रायल्स जो हैं 60 साल की उम्र के जो अफराद हैं उनसे ज़ायद, उनके ऊपर ट्रायल्स भी हो रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हमने उसे हासिल करना है, तो बूस्टर डोज को 3rd डोज का नाम दिया जा रहा है। तो जिस तरह से बूस्टर डोज की अगर दौरानिये की बात करें तो वो 6 मंथ्स के बाद था, अब जब 3rd डोज का नाम दिया जाएगा तो क्या दौरानिये को भी कम कर दिया जाएगा?
देखिए वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म की हैं, ये एक किस्म की नहीं है, और हर वैक्सीन का एक अपना डोजेज होती हैं कि आपको मालूम है आप मेडिसिन लें कोई तो बाज़ होती हैं जो आपने दिन में एक गोली खानी है, बाज़ आपको 3 दफ़ा लेनी पड़ती है। तो इस तरह वैक्सीन की भी अपने अपने हैं। जो पाकिस्तान में ज़्यादा वैक्सीन लगी हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, ये बेसिकली ये पुरानी वैक्सीन का तरीका है और इन्हें इनएक्टिवेटेड हम वैक्सीन कहते हैं। इनमें तीसरी डोज अक्सर होती है। मसलन आप देख लीजिए हेपेटाइटिस है आपका टेटनस है, बच्चों को आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक लगवाया फिर 6 हफ्ते बाद और फिर या 4 हफ्ते बाद फिर 6 महीने बाद आपकी तीसरी डोज लगती है। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड इन वैक्सीन का तो मैं ये समझता हूँ कि जो डेटा आएगा वो इस तरफ हमें लेके जाएगा कि तीसरी डोज लगाने से मुकम्मल वैक्सीनेशन होती है और फिर आप 4-5 साल के लिए उसके लिए प्रोटेक्ट होते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस है, जिस तरह अगेन टेटनस है। लेकिन जो आरएनए वैक्सीन्स हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, ये नई किस्म की वैक्सीन्स हैं और ये डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं। अमेरिका के अंदर एफडीए ने इजाजत नहीं दी अभी बूस्टर डोज सबको लगाने के लिए। उन्होंने सिर्फ 65 साल से बड़ी उम्र के लोगों को दी है, क्योंकि अभी वो जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद नहीं है कि तीसरी डोज लगाने का क्या हर एक को फायदा होगा या सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बूढ़े हैं और किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीजें हैं, तो सिर्फ उनको दें या पूरी पॉपुलेशन को दें। लेकिन तो डॉक्टर साहब WHO ने जो बूस्टर डोज के हवाले से ना लगाने वाली बात की है वो तो मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अवेलेबिलिटी इशू की वजह से हम कर रहे हैं कि कई ऐसे ममालिक है जहाँ पर अभी वैक्सीनेशन उस तरीके से नहीं है, पहली डोज ही कई लोगों को नहीं लगी, तो वो तो मेडिकल रीजंस पे शायद नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कहूँगा कि थोड़ी सी मेडिकल रीजन है इसकी। वो ये है कि कोई मुल्क अगर 3 छोड़ के 5 भी वैक्सीन लगवा ले अपने डोजेज, तो वो ये नहीं, वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकता जब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में इसी तरह इसकी अगर फैलती रही और बाकी दुनिया में वैक्सीन नहीं मिल रही और वहाँ पे वेरिएंट्स बनते रहे हैं, तो वो फिर इवेंचुअली वेरिएंट लेट से अमेरिका आ जाएगा और अमेरिका के लोग उस वेरिएंट के खिलाफ उनके पास इम्यूनिटी नहीं होगी, बेशक उन्होंने 5 वैक्सीन की डोजेज लगवाई हुई हैं। तो इस वजह से ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं है उन ममालिक का कि वो हम वैक्सीन दें, क्योंकि अगर ये फैलता रहता है तो ये नए फॉर्म्स निकालेगा जो फाइजर को भी पीछे छोड़ देंगे या दूसरी वैक्सीन को भी। तो इस वजह से ये मुश्तरका हमें एज ए इंसानियत को या इंसानों को पूरी दुनिया को एज ए सिंगल बिल्कुल, अब हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हम इतना सफ़र कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात की। हम मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ फैल रहा है, वहाँ से वहाँ फैल रहा है, वेरिएंट उस मुल्क का था वो पहुँच किस मुल्क में गया। हम वैक्सीनेट सबको नहीं करेंगे, 0.5% से भी ज़्यादा जो है ना वो आबादी वैक्सीनेटेड 70% को वैसे हर्ड इम्यूनिटी का नाम दिया जा रहा है। खैर हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम तो ये बड़ी बड़ी टर्म्स को क्या सोचें, क्या समझें, क्या ना करें। हमने तो पहली डोज ही नहीं लगवाई, तो मेहरबानी कीजिए पहली डोज लगवाएं और फिर दूसरी डोज भी लगवाएं। और वो लोग जो पहली डोज लगवा के अब घरों में बैठ गए हैं, दूसरी डोज लगवाने नहीं जा रहे, बड़ी तादाद में लोग हैं, जाएं और अपनी दूसरी डोज भी लगवाएं। उसमें पहली डोज की जो सिम्पटम्स मैं और इकरा बूस्टर डोज की बातें कर रहे हैं और आप लोग पहली डोज और दूसरी डोज से निकल रहे। खैर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट कराएंगे तो ही हम जो है कोविड फ्री बन सकते हैं कंट्री, वरना तो हम इसी तरह इसी में रहेंगे। खैर हम आगे बढ़ेंगे कुछ, क्योंकि और बहुत सारी भी इशूज़ हैं मुल्क के अंदर जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। 1 अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी होने का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया। हाँ जी, ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी है और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है 5 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ सकती है। पिछली बार 1 रुपया कहा गया था, 5 रुपये बढ़ा दिए गए थे, अब 5 कहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं 1 बढ़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, डीजल की कीमत की बात कर लें। हाँ, वैसे हम यही उम्मीद करते हैं उल्ट हो जाए, लेकिन पता नहीं अब रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। खैर डीजल की कीमत की बात करें तो 3.5 रुपये जो है फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला जो है वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुशावरत से ही करेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और GST पर होगा। इस वक्त पेट्रोल की बात कर लीजिए तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर है और डीजल पर फ़ी लीटर 5 रुपये 14 पैसे पेट्रोलियम लेवी आए थे। बिल्कुल। अच्छा हमजा, ये एक और बात ये भी कि 15 सितंबर को जिस तरह से हमने देखा, हमने बात भी की कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उसमें पहले ही 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था फ़ी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में ऑलरेडी 5 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि अब हम कल से फिर एक पेश की जा रही है। लेकिन अगर हम आलमी मंडियों की बात करें तो वहाँ पर भी देखें तो तेल
कि कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और बाद में गवर्नमेंट के अगर हम बात करें तो वफाकी वज़रा हमाद अज़हर साहब ने भी वैसे ये बात की है कि पाकिस्तान में अगर ख़ित्ते के लिहाज से देखा जाए तो हम पेट्रोल बहुत सस्ता दे रहे हैं, और बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान में जो तेल मसनूआत हैं वो सस्ती मिल रही हैं। बिल्कुल हमजा, वैसे जिस तरह से कहा गया था कि ये इतना कहा गया कि इतना बढ़ना होगा पेट्रोल की प्राइस को, मेरा ख्याल है कि वो एकदम नहीं बोझ डाल रहे, थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे बोझ डाल रहे हैं कि आराम आराम से जो है ना वो इसको एक्सेप्ट करे जो है लोग। हम आपको एकदम डालेंगे हम तो आपको कल इंशाल्लाह बताएंगे कि क्या हुआ। वैसे आपको पता लग ही जाएगा, और देखते हैं कि कितना जो है बोझ डलता है आवाम की जेब के ऊपर। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, और जब ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं, कीमतें बढ़ रही होती हैं, तो हमें पता है कि महंगाई में इजाफा होता है। और चलें, कुछ अच्छी बात भी करनी चाहिए, कुछ कामयाबियों की बात भी करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, कामयाबियों और कामरानियों का सफ़र उनका भी जारी है और साथ साथ पाकिस्तान का भी जारी है। बिल्कुल हमजा, एक और होनहार हम बात करें बेटी की, पाकिस्तानी बेटी की, तो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। ईशा शेख फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं, और अमरीकी शहर कोलोराडो में मुकीम पाकिस्तानी नजाद अमरीकी, अगर हम बात करें सेहत से मुतालिक निगरानी करने वाले प्लेटफॉर्म प्ले पॉल के लिए सेहत की देखभाल। प्ले पॉल सुन रखा था। हाँ, ये प्ले पॉल, मुझे बड़ी हैरत हुई इस नाम के बारे में भी हमने ईशा से जानना कि ये नाम ये नाम क्या है। प्ले पॉल से प्ले पॉल का नाम जो है वो आगे। खैर उन्होंने कहा कि साइंस कैटेगरी के तहत फहरिस्त का ये हिस्सा बनाया गया इस चीज़ को। अच्छा, ईशा को सेहत को फ़रोग देने के लिए जिद्दत के इस्तेमाल का जो था वो जुनून था, और उन्होंने ये जदीद तरीका है, गेमिंग कर सकते हैं आप। मैंने ज़रा कोशिश भी की कि ये प्ले पॉल क्या है, इसको सर्च करने की ज़रा देखा भी, कुछ गेम्स भी आ रही थी, और किस तरह से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और बड़ा आलमी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पाकिस्तानी ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए वो बहुत ज़्यादा इंतहाई आजिज़, शुक्रगुज़ार और एजाज़ महसूस कर रही हैं। तो ईशा से बात करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये क्या है, पहले तो हमें नाम का बताएं ना कि ये नाम क्या है प्ले पॉल, और हमें पेपॉल जो है वो ज़हन में आ रहा था। जी डेफिनेटली, जब हमने नाम का सोचा था तो ये हमसे बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया। प्ले का मतलब है प्लेइंग, एंड पैल का मतलब है आपका साथी। अच्छा। सो प्ले पैल इज योर पैल दैट हेल्प्स यू इन प्लेइंग विद योर हेल्थ। ओके, सो प्ले पैल। अच्छा, ये इस एप्लीकेशन के बारे में वैसे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके सारे डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, एप्पल वॉच हो गई, फिटबिट हो गई, गार्मिन वॉच, सैमसंग वॉच, आजकल बहुत से गैजेट्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, जूते आ रहे हैं, हेडबैंड्स आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ें आपकी बॉडी की मॉनिटर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन तमाम चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करता है एग्नोस्टिकली, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन को लाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके नॉलेज प्रोवाइड करता है। सो फॉर एग्जांपल, आप अपनी जब हेल्थ प्रोफाइल हमारे प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे आके, तो आपको लेट्स से अगर थायराइड है आपकी फैमिली में, या डायबिटीज़ है आपकी फैमिली में, या पार्किंसंस है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसकी बेस पे आपको रिकमेंडेशंस दी जाएंगी इन टर्म्स ऑफ आपने क्या खाना है, आपने अपनी मेडिकेशंस वगैरह किस तरह से एडमिनिस्टर करनी है, मेडिकेशन के साथ क्या नहीं खाना। अगर आपको कोई एलर्जी है या कोई इंटॉलरेंस है तो उसके मुताबिक आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है, सोना कैसे, उठना कैसे, और अपने बॉडी के वाइटल्स को स्टेबलाइज कैसे। अच्छा ईशा, ये जो प्ले पैल आपने ऐप बताया, इतना बताया कि ये अगर जिस तरह से डायबिटीज़ का पेशेंट है, और या कोई भी पेशेंट है जिसको कोई भी डिजीज़ हो सकती है, वो इसके ऊपर काम कर सकता है, और इससे वो हेल्प करेगी ये ऐप जो है उन तमाम लोगों की। एब्सोल्युटली। हमारा अभी एक पार्टनरशिप इन द लूप है, where we are trying to integrate with डिजिटल ग्लूकोमीटर्स। तो डिजिटल ग्लूकोमीटर जब एक दफ़ा इंटीग्रेट हो जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स को गाइडेंस दे पाएगा सिस्टम, जो कि अभी भी दे रहा है, बट आई थिंक वंस वीव इंटीग्रेटेड विद दीज डिवाइसेस इट वुड मेक इट इवन ईजियर एंड बेटर। अच्छा, ठीक है। अब ये एक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि आम आदमी का भी मसाइल तो ऐसे ही हैं, और फिर ये तो बड़ा आसान कर देगा, घर बैठे बैठे आपको चीज़ें पता लग रही होंगी। पीछे टीम कितनी काम कर रही है? हमारे पास टोटल 20 डेवलपर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में। इसकी डेवलपमेंट इधर ही हुई है। अच्छा। एंड हमारे पास 10 टीम मेंबर्स हैं इन अमेरिका दैट इंक्लूड आवर बोर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द टीम।
अच्छा ईशा, हमें ये बताइएगा कि आपकी टीम आपने पाकिस्तान में भी अमेरिका में भी काम तो कर रही है, लेकिन ख्याल कैसे आया कि आपने ये ऐप बनानी है और इस पे काम करना है? मेरी जर्नी प्लेपैल के साथ और इस ऐप के साथ बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। मैं आई वाज डायग्नोज्ड विद ओबेसिटी। मुझे मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी बचपन में, एंड एक रैंडमली मैं अपने ईयरली चेकअप के लिए गई एंड डॉक्टर ने बोला कि ओवरवेट से ओबीस हो गई है। साथ साथ ही मेरे स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, ह्यूमन जेली डोनट बुलाया जाता था, मोटा बदसूरत, आई मीन यू नेम इट, वो ये सारी चीज़ें वही जो हम सब करते हैं, मतलब हम हमारी रवैये जी एग्जैक्टली। तो मेरे फादर ने एक्चुअली इंटरवीन किया एट दैट स्टेज एंड ही सेड कि अगर तुम 30 पाउंड उतारोगी तो आई विल गेट यू ऑल योर फेवरेट टॉयज। तो वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई एंड मैंने हर किस्म की डाइट की, केला दूध डाइट की, फ्रूट डाइट की, हर किस्म की फ़ैट डाइट की, निखाला से फ़ोन करके, नानी से फ़ोन करके कि प्लीज़ बताएं वज़न कैसे कम होएगा, एंड 10 साल की उम्र तक मेरे 65 पाउंड उतर गए थे। लेकिन मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकल हेल्थ पे उसका बहुत बुरा असर हुआ ऑब्वियसली। एंड एज आई ग्रू अप फिर मैंने केमिस्ट्री में जाके अपना मास्टर्स और बैचलर्स किया, एंड वो नॉलेज जो मुझे ये डिग्री करने के बाद मिली मैंने फिर उसका इस्तेमाल किया टू एक्चुअली क्रिएट प्लेपैल, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। बहुत मुश्किल है, हमें पता है, तो भागे में है केमिस्ट्री से। जी जी लेकिन आपने उसी के ऊपर काम किया ज़्यादा। बिल्कुल। सो मेरी जो नॉलेज थी जो मैंने अपनी केमिस्ट्री की डिग्री से हासिल की, उसको मैंने यूज़ किया इन डेवलपिंग द एल्गोरिदम्स, द फाउंडेशनल एल्गोरिदम्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड फिर वी पुट टुगेदर अ टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु केम एंड वेटेड द फाउंडेशन ऑफ द एल्गोरिदम एंड देन दे फर्दर बिल्ट इट। सो अभी हम लोग ब्लड प्रेशर, बीपी पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स, डायबिटीज़ पेशेंट्स, hypertension which is also known as blood pressure, इन 3-4 डिजीज़ पे हमारा फोकस है, और फिर जनरलाइज्ड प्रोफाइल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है। रिस्पॉन्स कैसा है, कितने लोग आके रजिस्टर हुए हैं, कितने लोग कुछ डेटा हो के ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, हमारा जो गेमिंग सेक्टर है विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद हेल्थ, कीको के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, उस पे हमारे प्लेपैल और कीको के गेम्स के सेक्टर पे 1.2 मिलियन डाउनलोड्स हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अभी बेटा में है ये प्लेटफॉर्म। वीव गॉट अबाउट 300 to 500 people that are testing the platform, एंड इंशाल्लाह ताला जो हमारी डाउनलोड्स गेम्स पे आई हुई है, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको इवेंचुअली ट्रांसफ़र ओवर करें टू द प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन, इन एडिशन टू द गेमिंग फैसिलिटीज़, गेट एक्सेस टू द हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट वी आर गिविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये गेम्स कैसे डिज़ाइन की गई हैं, क्या सोच के डिज़ाइन की गई हैं, इसका मकसद क्या है? और कौन से एज ग्रुप के लिए? बिल्कुल, गेम एक्चुअली मेरी स्टोरी पे है। कीको के नाम से जो एक गेम है आउट ऑफ द 5 गेम्स दैट वी हैव, वो मेरी अपनी स्टोरी पे है, जिसमें कीको एक लड़की है जो कि मेन कैरेक्टर है गेम का, और वो जंक फूड आर्मी को फाइट कर रही है गेम में, और जो ह्यूमन जेली डोनट है जो मुझे बुलाया जाता था बचपन में, वो उस गैंग का लीडर है। तो वो उससे लड़ रही है। तो इट्स 2D साइड स्क्रोलर गेम, एंड उसमें होता ये है कि आप बैठ के गेम ही खेलते हैं, लेकिन अनलॉक करने के लिए गेम में आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत होती है। तो उसका भी पहला वर्जन अभी बाहर आया है। हमें अभी हमारी फंडिंग वगैरह भी चल रही है पूरी कंपनी के लिए, तो हमारा पूरा इरादा है कि उस गेम का नेक्स्ट वर्जन और उसका ज़्यादा यू कुड से ऑगमेंटेड रियलिटी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो हम लोग इंशाल्लाह ताला लॉन्च करेंगे प्लेपैल के प्लेटफॉर्म के साथ ही। तो उसको कैसे इतना इंटरेस्टिंग रखा जाएगा कि लोगों को आप कहेंगे जी कि ये अब आपने 1 किलोमीटर चलना है ना, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट आप उसमें जा सकते हैं स्टेज पे, तो कैसे इतना इंटरेस्टिंग रखेंगी कि वो लोग कहेंगे नहीं ओके अनइंस्टॉल करते हैं भाई निकलो? नहीं, अभी हमारा इसी चीज़ पे हमारा फोकस है इस वक्त। हमारी टीम पे कुछ हेल्थ एंड गेमिफिकेशन के PhDs हैं जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है थ्रू आउट दिस पीरियड, और हम लोग 2 और नए मेंबर्स को भी लेके आए हैं, और यही उनका मकसद है टू मेक श्योर कि गेम के अंदर बोरियत क्रिएट ना हो, बिकॉज it becomes very boring if the mechanic of the game is not correct.
तो होपफुली नई टीम के साथ और जो हमारे पुराने साथी आते हमारे साथ चलते आ रहे हैं, उनके साथ वी विल इंश्योर कि विद टाइम गेम के अंदर इंसेंटिव्स और गेम के अंदर जो इंटरेस्ट है वो हम अपने यूज़र्स के लिए पैदा करते जाएं और आगे बढ़ें। ज़बरदस्त। अच्छा ईशा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब? फ्यूचर प्लान्स हैं कि हम लोग अपनी सीरीज़ ए फंड रेजिंग में जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होएगा हमारे लिए। उसके बाद हमारा जो AI हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो बिज़नेस इंटेलिजेंस से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग अभी जारी है। उसके अंदर बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, तो उसको हम लोग इनलाइन कर रहे हैं। उसकी पहली लेयर हमारी इस्टेब्लिश हो गई है, उसकी जो एडिशनल लेयर्स हैं उनको हम लोग इन प्लेस कर रहे हैं। एंड प्लेपैल का जो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, उसको हमने अब रिलीज़ करके अपने सारे यूज़र्स को कंसोलिडेट करके उस पर लेके आना है। अच्छा, इसी से रिलेटेड है सारे फ्यूचर प्लान्स भी, इसी से ही रिलेटेड है। लेकिन वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हम आपकी डेवलपर टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वो जो आपको जो समझते हैं कि हम इनके साथ मुंसलिक हो सकते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, वो कैसे आपका साथ दें, कैसे हिस्सा बने? बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम पे, प्लेपैल के इंस्टाग्राम विच आर एक्टिव, उस पर प्लीज़ अपनी CV भेजें, अपना ईमेल एड्रेस भेजें साथ में, एंड वी विल रिव्यू द CV एंड वी विल रीच आउट टू देम एंड कॉल देम इन फॉर एन इंटरव्यू। क्योंकि हमारी हायरिंग वगैरह अमेरिका में भी और लोकली चलती रहती है। तो एज वी आर एक्सपैंडिंग, एज मोर फंडिंग इज गोइंग टू कम इनटू द कंपनी, तो वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड आवर टीम हियर एंड अब्रॉड। ओके ईशा, गुड लक आपको और आपको बहुत मुबारक हो आपको इस एजाज़ के लिए भी। वो हम आपको आखिर में दे रहे हैं, हमें शुरू में देनी चाहिए थी। खैर, बहुत शुक्रिया, आप सबसवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और देखें किस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में तब्दील किया जा सकता है। ये हमें आज ईशा यहाँ पे सिखा के जा रही है, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे लोगों के लिए। मतलब एग्जांपल एक सेट किया ईशा ने, तो ईशा ने जो पतला होना चाहते हैं ना, वो भी वैसे मुझे लगता है कि ये ज्वाइन अब जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो प्लेपैल पर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे, कुछ नए टैक्स लगने जा रहे हैं, और वो भी उन लोगों पर जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है या फिर अभी सोच रहे हैं इसके बारे में। खैर, हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम तो कर रही है। अब घर बैठकर जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उन अफराद पर भी टैक्स आयद होगा, ये फैसले कर रहे हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। FBR के मुताबिक घर से कारोबार करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद जो हैं, गैर रजिस्टर्ड अफराद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स का इतलाक होगा। और FBR का कहना है कि ऐसे अफराद जो घर से कारोबार कर रहे हैं लेकिन खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, कुछ कमा तो रहे हैं, उन प्रोफेशनल्स के बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स का इतलाक। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो चंद बरसों से हमने देखा कि इंटरनेट के रुझान में तेज़ी आई है, जिसके बायस पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि अगर हमें बाहर नौकरियाँ नहीं मिल रही तो चलो घर बैठकर ऑनलाइन काम कर लें, इससे कुछ पैसे जो है हम लोग बना सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि लाखों नौजवान ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें तो ई-कॉमर्स मार्केट का जो हजम है वैसे देखा है तो बहुत कम है। वैसे तो बहुत हम तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले में अगर हम देखें तो अभी भी बहुत कम है। अभी तो यहाँ पर अमेज़ॉन को इजाज़त ने इजाज़त दी हमें कि जी कि यहाँ से आप सेलर अकाउंट बनाएं, यहाँ से आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ रुझान बढ़ता चला जा रहा था। अमेरिका में ये हजम अगर हम देखें 15 से 16% है, चीन में 30 से 40 और बरतानिया में भी 40% के करीब है। अगर इन ममालिक ने पहले ही दिन अपने यहाँ जो ऑनलाइन काम करते हैं, ई-कॉमर्स वाले हैं, इनको टैक्सों के बोझ तले दबा दिया होता तो आज फिर इतनी तरक्की नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसी है। फिर हम देखते ना कि दूसरे ममालिक भी उनसे इम्प्रेस होकर ये काम कर रहे होते। खैर, हम इस जब तक सेक्टर को मजबूत, हमें चाहिए कि जब ये सेक्टर मजबूत हो जाए तब इसके ऊपर टैक्स आयद करें, तब कोई कबाहत भी नहीं होगी। बिकॉज क्योंकि लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे, अर्न कर रहे होंगे, तो उन्हें इतना टैक्स देते भी कोई मसला नहीं होगा। अभी ये जो फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या घरों में बैठकर ये ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, इनके मसाइल क्या हैं? अगर ये तो हम बात कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देने में कोई मसला है और वो
कुछ एतराज़ात आ रहे थे उनकी जानिब से कि जी कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते हैं ये वाला टैक्स, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं और ये जो ऑनलाइन कारोबार लोग कर रहे होते हैं वो भी सिखाते हैं। हाफिज़ अहमद साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाफिज़ साहब, ये जो नया टैक्स लगने के लिए तैयार है और ये फैसला कर लिया गया है, आप इसके बारे में बताएं कि प्रॉब्लम क्या होगी इससे, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने के लिए तैयार हैं, घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, कमाई भी तो कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर फ्रीलांसिंग को आप छोड़ दें, ऑनलाइन बिजनेस भी जब लोगों ने स्टार्ट किए थे तो उन्होंने टैक्स नहीं लगाए थे कि पहले स्टैब्लिश हो जाएं। मैं खुद इंग्लैंड में था 2011-12 में जब अपना बिजनेस कर रहा था, उस वक्त इतनी नरमी थी। हालांकि हम बिजनेस कर रहे थे eBay और अमेज़ॉन पे, लाखों पाउंड्स महीने की सेल्स होती थी और बहुत नरमियाँ थी। उस उन्होंने बहुत देर के बाद आके जब प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गए तब टैक्स लगाने शुरू किए। यहाँ पे तो फ्रीलांसर्स हैं, यानी वो बच्चा जिसको नौकरी नहीं मिल रही और वो फ्रीलांसिंग करके कुछ पैसे कमा रहा है, वहाँ पे तो बिजनेसमैन को भी उन्होंने सहूलत दी कि अभी इस्टेब्लिश हो जाए फिर करेंगे। तो ये फ़ौरन से स्टार्ट करना। देखें, अभी हमें ज़रूरत है सहूलतों की। हमारे मुल्क में 5G नहीं है, अभी पहले तो हमें 5G दें। और अभी जैसे आपको पता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप चले जाएँ, वहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज़ होते हैं। तो आप देखें, सबसे जो बड़ा बेनिफिट आपको फ्रीलांसर दे रहा है वो ये दे रहा है कि डॉलर आपके मुल्क में लेके आ रहा है। तो यही सबसे बड़ा टैक्स है कि उसकी इनकम तो डॉलर्स में है। अब अगर आप टैक्स अभी से उन पे लगा देंगे, मैं तो खुद टैक्स पे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मिलियंस में मेरा टैक्स FBR के रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं उन नौजवानों की बात करूँ जिन्होंने स्टार्ट किया। आप बिजनेस कर रहे हैं और वो नौजवान है कि जो किसी के बिजनेस के ऊपर काम करके चंद पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जो, जी ठीक है, तो उनको अभी सहूलत देनी चाहिए। हाँ, जो एस्टेब्लिश लोग हैं उन पे आप लगाएं टैक्स, कोई इशू नहीं है। लेकिन इनमें तफरीक कैसे करें? नहीं, तफरीक तो देखें वो तो बड़ा क्लियर है बैंक अकाउंट्स के थ्रू ना, कि बैंक अकाउंट्स पे कितनी पेमेंट आ रही है, वहाँ से वो चेक कर देखें। अगर आप चेक करना चाहें तो वो तो मसले की बात नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ मसला ये होता है कि आप टैक्स की बात करें, यहाँ पे मसला ये है कि रात को मेरी 9 बजे मीटिंग है क्लाइंट के साथ, जूम पे, US में बैठा है, पता चला है जी 8:45 बजे इंटरनेट में मसला आ गया। अक्सर मीटिंग्स कैंसिल हो जाती हैं और बड़े बड़े अच्छे इंटरनेट जिन्हें पाकिस्तान में कहा जाता है वो लगवा के बैठे हुए हैं हम, हाई स्पीड इंटरनेट, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सहूलियात है नहीं और हमारे ऊपर बोझ डाला जा रहा है। तो पहले सहूलियात देने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर दूसरा आप देखें, जब आप इस तरह करेंगे ना तो बच्चे क्या करेंगे, वो अपने पैसे बाहर ही रख लेंगे। अभी पैसा तो बाहर आता है मुल्क में लेके ही नहीं आएंगे। पैसा तो आता है हमारा UK या US बैंक अकाउंट में, फ्रीलांसिंग का पैसा जो बच्चे कर रहे हैं काम, वो फिर पाकिस्तान में उतने ही पैसे लेके आएंगे जो उनकी ज़रूरत है, वो सेविंग्स वहाँ पे करेंगे। डॉलर आपके मुल्क में नहीं आएगा, मुल्क में डॉलर आप थोड़े से टैक्स तो ले लेंगे लेकिन आप मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उसका नुकसान करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ये सेक्टर हम देखें तो अभी इसने ग्रो करना शुरू किया ही है पाकिस्तान में। अगर अभी से टैक्स आयद कर दिया जाएगा, अगर हम फ्रीलांसर की बात करें, आप नहीं समझते कि वो फिर वो लोग पीछे हट जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम फिर कोई और नौकरी कर लेते, इससे अच्छा कि हम इधर इसमें काम करें, घर बैठ के इसमें भी हमसे इतनी भारी जो है वो टैक्स आयद हमारे पर कर दिया गया है। इसमें दो प्रॉब्लम होंगे। एक तो यही जो आप बात कर रही हैं कि बच्चे घबरा जाएंगे। देखिए, हम बच्चों को मोटिवेट करें कि आओ फ्रीलांसिंग करो, तो वो मोटिवेशन लेवल कहाँ रहेगा जब वो कहेंगे जी हमारे घर पे बिजली में टैक्स। अब एक गरीब आदमी है, उसके बच्चे को हमने गाइड किया कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, वो $300-400 कमाने की पोजीशन में आए और उसे $50-100 टैक्स लग जाए तो उसे नहीं लगना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, बच्चे बाहर मूव होना शुरू कर देंगे। टर्की और मलेशिया तकरीबन सस्ती ज़मीनें हैं, यानी जब कमा तो ये बच्चे US या UK से रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो ये वहाँ पे रह के अच्छा लाइफस्टाइल भी गुजार लेंगे और पैसा भी वहाँ पे रखेंगे और उनको टैक्स भी उस तरह से नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान से मूव करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और अकाउंट्स पहले ही बाहर हैं पाकिस्तान में। अभी जितना हम IT की जो है बात कर रहे होते हैं कि IT एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे बच्चे यहाँ बैठकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, डॉलर्स लेके आ रहे हैं, वो मजीद कम हो जाएंगे। मजीद कम हो जाएगा और सिंपल सी बात है ना, वो अपना पैसा लेके ही नहीं आएंगे पाकिस्तान में, जो भी उनकी सेविंग्स है। इसका हल क्या है? आप सब कोई हल भी तो है ना, कि पता भी होना चाहिए जो घरों में काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा नौकरी आके कर रहा है, वो 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमा रहा है, मुख्तलिफ स्लैब्स बिजनेसमैन के लिए भी रखी गई हैं, उसके ऊपर उनको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो उनको भी टैक्स तो देना चाहिए। अगर घर बैठे वो कहते हैं हम लाख रुपया कमा रहे हैं, हम 1.25 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ टैक्स तो देना चाहिए। टैक्स तो फिर उसके लिए क्या देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है टैक्स लेने का। अभी उन बच्चों ने स्टार्ट किया, इसे ग्रो करने दें। और आप अगर टैक्स को कंपेयर करें अपनी इकोनॉमी के साथ, दूसरी तरफ देखें ना कि वो डॉलर्स भी तो ला रहे हैं ना पाकिस्तान, जो आपको पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं सैलरीड लोग, वो पाकिस्तान में ही रुपए कमा रहे हैं, उसी में से आपको टैक्स दे रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो डॉलर्स आपके मुल्क में लेके आ रहे हैं। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में तो आप पूरी दुनिया में देख लें, जब आप पैसा अपने मुल्क में लेके आते हैं ना, तो हर मुल्क आपको सहूलत देता है। किसी भी मुल्क में पैसा लाने पे सख्तियाँ नहीं होती, पैसा बाहर ले जाने पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा इशू। अच्छा, बच्चे ये कहते हैं, जो बच्चे मतलब एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी ये बात करते हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं,
वो कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई इतना सीधा प्रोसेस नहीं है कि हम अपने पैसे आसानी से पाकिस्तान के बैंकों में लेके भी आ सकें। यहाँ पर पेपाल का इशू जो है उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा होता है कि ये मसाइल नहीं है, और बच्चे शिकायत ही कर रहे होते हैं कि जी कि ये भी मसला है हमारा, ये भी मसला है। तो उनको एड्रेस करने के लिए भी कोई राब्ते होते हैं आप लोगों से? नहीं, वो हम कोशिश तो करते रहते हैं, जिस तरह के अभी हम डिफरेंट बैंक्स के साथ भी हमारा रब्ता रहता है कि पहले आप फ्रीलांसर्स के लिए कोई बेस्ट अकाउंट तो दें ना, कि वो पैसा पाकिस्तान ले। अभी पैसा पाकिस्तान लाने का भी प्रोसेस सही नहीं है, उसमें भी मुश्किलात है। अभी पिछले दिनों एक दोस्त की पेमेंट है, 1 हफ्ते से वो लगे हुए हैं, बैंक को कॉल कर रहे हैं जी आज रिलीज़ कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अच्छा। बाहर से जब भी पेमेंट आती है बैंक 1-1 हफ्ता उसको डिले कर देता है। अभी तो हमारे ये मसले हैं ना कि हमारे पैसे अभी हैं, समझ नहीं लग रही किसी हमारे को। अकाउंट में आए हैं और वो हमें मिल नहीं रहे। अभी जो सहूलियात हैं वही नहीं प्रोवाइड की जा रही, लेकिन टैक्स आयद किया जा रहा है। अच्छा, एक और बात ये कि जो उन्होंने कहा कि जो टैक्स अब आयद करेंगे वो बिजली के बिलों में जो है वो आएगा, तो वो कैसे इसको तफरीक करेंगे इसमें कि ये जो है इस घर में फ्रीलांसिंग हो रही है इंटरनेट के थ्रू, तो इनके जो है बिलों में टैक्स आना चाहिए या फिर इकरा के बिल में भी आ रहा होगा और मेरे बिल में भी आ रहा होगा। देखें, उसमें तो नॉर्मली यही होगा जो हमें लग रहा है, जो पहले पाकिस्तान में जैसे वो टीवी पे कुछ लगा था टैक्स, लाइसेंसिंग फीस, तो वो जिस घर में टीवी नहीं भी था उनको भी आ रहा था। तो अभी ये होगा जिस घर में इंटरनेट कनेक्शन है, हम फ्रीलांसिंग तो नहीं आपको पता चल रहा है ना इंटरनेट कनेक्शन है तो मतलब कुछ हो रहा है। वैसे अगर चेक करना चाहें तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, वो आईपी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइट आप जा रहे हैं। अगर आप अपवर्क, फाइवर पे जा रहे हैं, अमेजोन पे जा रहे हैं, ईबे पे जा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग करें, कुछ भी पता तो चल सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, टीम चाहिए। हमारे यहाँ अभी ऐसी सहूलतें नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर वो जिस घर में भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आप सब आप डराने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन चले वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर भी यकीनन पॉलिसी साजी की होगी। ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। वैसे तो आप लोगों मतलब आपके एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है आईटी मिनिस्ट्री ने, वैसे तो उससे ऑन बोर्ड लिया गया? नहीं, ये तो अचानक की न्यूज़ आई है, हमें पता था कि इस पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन अभी ये हम ये बिल्कुल नहीं कहने कि टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है। पहले 5G आ जाए नॉर्दर्न, अब देखें एक हद मुकर्रर कर देनी चाहिए कि अगर 1 लाख या 2 लाख से जो ऊपर अर्न करे या इससे मतलब कम है वो तो कम वालों पे ना लगे, ऊपर वालों पे लगे। हाँ, एक लिमिट होनी चाहिए ना। और दूसरा ये कि सहूलतें, जिस तरह मैंने कहा कि देखें हमारे मुल्क का नुकसान कहाँ पे होता है। हमारे पास इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, बच्चे नॉर्दर्न एरियाज में सैर करने जाते हैं 10 दिन का प्लान करके, 5 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। ओके। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है ना। फिर वही बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं। अब वो पैसा किस मुल्क को जा रहा है, वो टर्की को जा रहा है। Exactly. बच्चे टर्की जाते हैं सैर करने, 10-20 का ग्रुप बना के वहाँ पे सैर भी करते हैं, काम भी करते हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ही इंटरनेट 4G 5G कर दें तो यही बच्चे वहाँ जाके जो टूरिज्म पे पैसा लगाएंगे वो इवेंचुअली हमारे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है ना। तो अभी तो हमारे ये वाले छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, आप सब ये भी हमें बताएं, जिस तरह से सबसे बड़ा कंसर्न मुझे इस पूरी डिस्कशन में ये होता है कि हमारे नौजवान इतना माशाल्लाह पोटेंशियल है, इतने डॉलर्स, इतने पाउंड्स कमा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आ नहीं रहे हैं। ये फ्रीलांसर्स ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं वो लोग, ये एक्सट्रीम ये जो सारे लोग जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, ये सब लोग, आप सब $100 है जो टोटल हमारे नौजवानों ने लेट्स सपोज कमा लिया है, उसमें से कितने डॉलर पाकिस्तान आ रहे हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो आपको समझ आती है, और कितने हैं जो बाहर ही पड़े रहते हैं, वो पाकिस्तान ले के नहीं आते हैं? जो ज़रूरत के होते हैं ना वो पाकिस्तान लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 कमाया, अब मेरी जो किचन की कॉस्ट है, घर की कॉस्ट है, वो $2,000 है, तो मैं 2,000 मंगवा लूँगा, 8,000 मेरा वहाँ पड़ा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो बच्चे ये काम करते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी ज़रूरत नहीं है वो वहाँ पे पड़े रहे, वो वहाँ पे सेफ फील करते हैं। जिस तरह मैंने बताया ना, यहाँ पे बैंक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं पिछले दिन उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा भाई मेरे अकाउंट में पैसे 1 हफ्ते से आए हुए और रिलीज़ नहीं हो पा रहे, तो बच्चों के साथ क्या होता होगा? अच्छा, मतलब एक्सपर्ट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं। उनको तो ये होता है कि एक बैंक ने फ्रीलांसर अकाउंट शुरू कर दिया, लेकिन जब वो बच्चा बैंक में जाता है तो वो कहते हैं नहीं हमें तो पता ही नहीं, फ्रीलांसर अकाउंट हमारे पास तो है ही नहीं। उन बेचारों को तो अभी अकाउंट नहीं खुल रहे। अच्छा। जिसमें उनके अभी वो क्या करते हैं, कुछ पैसे अम्मी के अकाउंट में मंगवाएंगे, कुछ अब्बू के अकाउंट में मंगवाएंगे, बाहर से जो आ रहे हैं स्प्लिट हो रहे हैं। तो पहले उनको एक सिस्टम बना के दें। हम दूसरी साइड भी देखते हैं ना कि कुछ तो ये भी हो रहा है कि अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं और ख़ुद को रजिस्टर भी नहीं करा रहे हैं। इन लोगों के बारे में क्या करना है? जो चलें, आप तो माशाल्लाह कह रहे हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कमा अच्छा रहे होंगे लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, उनके लिए क्या किया जाए? उनसे तो ऑफकोर्स टैक्स लेना चाहिए। मैंने बात की है ना कि जो नए बच्चे हैं, कुछ ऐसा
डिफरेंशिएट करना चाहिए, कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि नए लोगों को, जिस तरह आपने बात की कि कुछ लिमिट दे दें 1 लाख 2 लाख के, उससे ऊपर जो कमाएंगे वो टैक्स देंगे। लेकिन एक बच्चे ने अभी $300-400 कमाना शुरू किया, 50-60 हज़ार, उसमें से आप उससे 10-15 हज़ार टैक्स ले लेंगे तो उस बच्चे के साथ ज्यादा। ठीक है, आप सब बहुत शुक्रिया आपका, सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का हिस्सा बने। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये टैक्स लगाया गया, इसके ऊपर यही कह रहे हैं कि हमारे पास सहूलियात उतनी अभी है नहीं और हमें फैसिलिटेट उस तरह से अभी तक नहीं किया जा रहा। एक और बात ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले तो उस जो इदारा उससे भी आप ऑनबोर्ड लें, ताकि वो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उस चीज़ के वो उसमें उससे उनसे मशवरा करके जो है वो चीज़ जो है वो फिर निकले, और ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में अगर सोचेंगे तो फिर मुल्क का फ़ायदा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ये देखते हैं इसके ऊपर जो लोग ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं उनका तो मौक़िफ़ यही है कि अभी टाइम नहीं है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन दुरुस्त टाइम पता नहीं कौन सा होगा कि जब लिया जाएगा, और ये जो बिजली के बिलों में किया जाएगा इसका क्या मैकेनिज्म होगा। ये खतरे की घंटी हम लोगों के लिए भी है, जो कि नहीं भी कर रहे हैं उनको भी हो सकता है। मुझे लगता है इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म वाज़े तौर पर होगा, क्योंकि ये लोग इंटरनेट थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शायद वहाँ से कुछ अंदाजे लगाए जाएँ और IP एड्रेस से बहुत कुछ पता लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम चाहिए। हम आगे चलते हैं और कुछ बात करनी है जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, मतलब पैदाइशी, एग्जैक्टली बड़े मसाइल हैं। बहुत से बच्चे पैदाइशी निशानात के साथ पैदा होते हैं। ये निशानात जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसर्न वो तब होते हैं जब चेहरे के आसपास जो है ये बर्थ मार्क्स होते हैं और वो जा ही नहीं रहे होते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो वैसे तो बड़े मतलब बेज़रर हुआ करते हैं ना ये बर्थ मार्क्स, लेकिन नॉर्मल स्किन की कैफियत समझे मतलब जाते हैं कि ये मतलब कहते हैं कि ठीक है फाइन, लेकिन जब फेस पे ज़्यादातर फेस पे बच्चों को देखा जाए तो तब वालिदैन जो हैं वो उनको टेंशन होती है कि इनके फेस पे बच्चों के मार्क जो बर्थ मार्क है वो उसके फेस पर आ गए, तो वो थोड़ा उसके हवाले से कंसर्न होते हैं बहुत ज़्यादा। और यही वजह है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, अगर हम इसको देखें, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स ये आती हैं, बच्चे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि, और जब वो गुजर रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे स्कूल्स में भी जाते हैं, बच्चे पूछते हैं ये क्या है तुम्हारे फेस के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शैटर हो जाता है। और वो बच्चे, माँ बाप कहेंगे जी मेहमान आया है, मेहमानों से मिलने के लिए वो बच्चे नहीं जा रहे होंगे, बाहर जाना है घूमने के लिए, बाहर घूमने नहीं जा रहे होंगे, ऐसे मसाइल हैं। तो क्या इनका कोई हल भी मौजूद है या हल मौजूद ही नहीं है, बच्चों को ऐसे ही रहना पड़ेगा? बिल्कुल, इसके हल हम जानने के लिए हमने आज बुलाया अपने स्टूडियो में डॉक्टर सनिया को, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग डॉक्टर सनिया, जिस तरह से अब हम बात करते थे बर्थ मार्क की, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके फेस पे, अक्सर हम देखें कि बच्चों के फेस पे भी बर्थ मार्क होते हैं, तो इनका कोई हल होता है कि इनको क्लियर किया जा सके या फिर नहीं, इट्स ओके फाइन? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू। यस, बिल्कुल इन चीज़ों का हल है। हमारे बेसिकली ये जो बर्थ मार्क्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 2 तरह के होते हैं, कुछ वो जो पैदाइश पे आते हैं और कुछ वो जो पैदाइश के बाद रोनुमा होते हैं। तो कई लोगों ने देखे होंगे, जैसे जो कॉमनली हमारे देखने में आते हैं कि काला सा पैच चेहरे पे बना होता है, आँख के अंदर भी वो होता है, तो वो उसको बेसिकली कहा जाता है नेवस ऑफ ओटा, जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखा है, कॉमनली प्रेजेंट करता है। और ये सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है इसमें फ़ीमेल्स को इफ़ेक्ट होते हुए देखा है कि उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे होते, बच्चों में कॉन्फिडेंस शटर हो रहा होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि परेशान नहीं हो, ट्रीटेबल है ये, इसका इलाज मुमकिन है। सिर्फ एक जगह पे अभी तक इलाज उसका दरियाफ्त नहीं हो सका, जो कि आँख के अंदर एक काला सा पैच रह जाता है। इसका अदरवाइज़ जो स्किन के ऊपर मौजूद होता है ये कम्प्लीटली कह लें 95% तक ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मेरी चूँकि इसके ऊपर अपनी रिसर्च भी है तो उसमें एक डाटा, अच्छा एक नंबर ऑफ़ डाटा जो पेशेंट्स का है उसके अंदर हमने वो कंपाइल किया है और उसको अब हम आगे परसू कर रहे हैं कि उसको हम आगे लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो ये जो नेवस ऑफ ओटा एक चीज़ जो बर्थ मार्क है, जो काले रंग का एक पैच पड़ जाता है, तो ये ट्रीटेबल है बिल्कुल। और इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं, जैसे सुर्ख रंग के निशान हो जाते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन जिसको कहा जाता है, कई तरह के तिल होते हैं, नेवस फ्लेमस या नेवस टी पिगमेंटोसिस, उसमें सफ़ेद या सुर्ख रंग के पैचेस बन जाते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो ट्रीटेबल फ़िलहाल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इलाज मुमकिन नहीं है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे तरक्की करते जा रहे हैं ये चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। जो सुर्ख रंग के निशान हैं वो भी ट्रीटेबल होते हैं। बाज़ दफ़ा तिल बन जाते हैं लोगों के चेहरे पे, नाक के एक हिस्से पे या चेहरे के एक हिस्से पे, तो वो पैदाइश के बाद चेहरे पे रोनुमा होते हैं। उनको उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिर से यही बात कि ये सब चीज़ें जो हैं
ट्रीटेबल हैं। सबसे सेफेस्ट और इसका जदीद तरीन जो तरीका इलाज है वो लेज़र से है, इसलिए क्रीम्स के ऊपर पैसे ज़ाया कोई ना करे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जिल्द के लेयर्स के खुलिए जो अंदर एक कह लें कि जो कलर बना रहे होते हैं वो जिल्द के अंदर मौजूद होते हैं, तो क्रीम्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ है कि आप इसको मज़ीद डैमेज होने से इस तरह से बचा सकते हैं अपनी स्किन को कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें और किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से जिनके पास लेज़र्स की सहूलियात मौजूद हों उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इनके तरीका इलाज लेज़र से मुमकिन है, क्रीम से मुमकिन नहीं है। अच्छा डॉक्टर सानिया, एक और अहम चीज़ है, क्योंकि बच्चे होते हैं, माएँ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास जा रही होती हैं। जो हमारा एज ग्रुप था उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स के पास जाते डॉक्टर कहते थे अभी इसकी उम्र नहीं है, इसको बड़ा होने दो। कितना बड़ा होने दो कि जी कि ये 15-16 साल का आमतौर पर बताया जाता था कि इतने का हो जाए या बच्ची हो जाए। बच्चियों के वाले से ज़्यादा कंसर्न होते थे। अभी भी ऐसा ही है या बच्चे हों तो लेज़र है हमारे पास, जदीद ट्रीटमेंट है, बचपन में भी करवाए जा सकते हैं? बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स जहाँ पे पेशेंट कह रहा हो कि नहीं मुझे नॉर्मली पेरेंट्स ही बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं वो आके करते हैं, तो अगर वो इतना बॉदर नहीं उनको कर रहा तो मैं ख़ुद भी उनको ये कहती हूँ कि आप फ़िलहाल अवॉइड करें। जब आपको बॉदर करना शुरू करें या बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब आप बेशक आ जाएं। लेकिन कुछ ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं जैसे हेमेंजियोमास, खून की नालियों के जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनके कुछ फेजेस होते हैं जिसके अंदर पहले वो बढ़ते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यस, एक मतलब डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें ताकि वो आपको गाइड कर दे इसके बारे में। अच्छा डॉक्टर सानिया, जिस तरह आपने हेमेंजियोमा की बात की है, इसकी रीज़न क्या होती है, ये कैसे बन जाता है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बर्थ के कुछ टाइम बाद जो है बच्चों में ये जो है जो निशान होते हैं, जब बर्थ मार्क कह लें कि ये बन जाते हैं, नज़र आते हैं तब। इसमें बेसिकली ड्यूरिंग डेवलपमेंट बच्चों में कोई ना कोई ब्लड वेसल का डैमेज आ रहा होता है। कह लें कि डिफॉर्मिटी एक होती है ब्लड वेसल्स की, कि स्किन के ऊपर थोड़ी सी ब्लड वेसल, जैसे हर्निया की एक एग्जांपल ले लें तो उसमें बेसिकली बॉडी के ऑर्गन्स इंटेस्टाइन बाहर आ रही होती हैं, एक डैमेज है बेसिकली। तो उसी तरीके से ब्लड वेसल्स बाहर आ रही होती हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अप्रॉक्सीमेट 2 years to 4 years ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उसको रिग्रेस करके ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें ट्रीटमेंट की असर ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर किसी बच्चे के चेहरे पे ये चीज़ आ रही है तो उसमें हमें इसको ट्रीट ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जब भी चेहरे पे ये चीज़ आएगी तो उसका कनेक्शन दिमाग के साथ ज़रूर होता है जो कि ख़तरनाक हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। उसमें हमें एवेल्यूएट करना पड़ता है कि क्या ये ख़तरनाक है, क्या बच्चे की ज़िंदगी पे तो कोई बुरा असर पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उन चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। ये भी हमें बताएं कि ये जो बर्थ मार्क होते हैं, अगर अब लेज़र से हम कर रहे हैं तो लोगों का सवाल ये होता है कोई निशान तो नहीं रह जाएगा, इससे कोई और साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरी स्किन को कोई और मसले तो नहीं हो जाएंगे, या ये सेफ़ है? बिल्कुल मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ एज अ जोक कि हाँ जी, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, आप और प्यारे हो जाएंगे तो नज़र लगना शुरू हो जाएगी। तो उसमें ये चीज़ है कि बस नज़र लगने का साइड इफ़ेक्ट है, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप सेफ़ हैंड्स में ठीक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका वो चीज़ जो है अगर 100% नहीं भी करेक्ट होता तो एटलीस्ट 95% तक करेक्शन अचीव कर ली जाती है इन चीज़ों की। और कुछ ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं जो कि 100% क्लियर हो जाते हैं। तो इनकी कोई ना निशान रहते हैं ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ फिर से रिपीट कर रही हूँ एक चीज़ कि क्रीम्स पे पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि कई डॉक्टर्स क्रीम्स लगवाते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं, इनका कोई बर्थ मार्क्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। अच्छा डॉक्टर सानिया, जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ख़ास तौर पे अगर उनकी बच्चियों को इस तरह से कोई मसला हो जाए तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कोई ऐसे अच्छे इदारे में मौजूद हैं जहाँ पे कम पैसों में अच्छा इलाज हो रहा हो? बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सपोर्ट करती है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्विसेज मौजूद होती हैं। कई क्लिनिक्स हैं जो ये ऐसी सर्विसेज देते हैं कि आप एज अ चैरिटी जो ये लोग काम करते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, और उसके क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सेशंस कुछ ज़्यादा होते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़रूर की जाती हैं। इनफैक्ट हम लोगों के क्लिनिक पे भी ये चीज़ ऑफ़र की जाती है। तो ऑल्दो आई एम डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, लेकिन हमारे प्राइवेट क्लिनिक पे भी ये चीज़ ऑफ़र की जाती है, जो कि ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज़ें मैं समझती हूँ लोग हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता इस तरह की चीज़ों के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं। तो उसमें फिर एक कैटेगरी हमारी होती है, हम उसमें फिर उनको बुक कर लेते हैं और फिर आगे उसका ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं। डॉक्टर सानिया, ये भी बताएं कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, या ये वेरी करेगा कंडीशन को देखते हुए, या एक दफ़ा प्रोसीजर कर लिया है तो ये वाले वो प्रोसीजर हैं कि जो शायद एक दफ़ा ही हो सकती है, या फिर बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है
हीलिंग प्रोसेस भी इसका कोई टाइम है या नहीं है? कोई लेज़र से तो होता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसमें वेरिएबल है टाइम ड्यूरेशन जो इसका ट्रीटमेंट का होता है। कुछ लोग बहुत अर्ली रिस्पॉन्स कर देते हैं, कुछ के 2 सेशंस में ही ख़त्म हो जाता है। वेरी रेयरली मैंने देखा है कि 10 से 12 सेशंस कुछ पेशेंट्स पे लगे हैं मेरे। तो उसमें ये है कि ये टोटली वेरिएबल है। मोस्टली अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 6 सेशंस +-2 इसका सेशंस होता है, और हर सेशन का एक ड्यूरेशन होता है। जैसे कुछ 2 हफ्ते बाद किए जाते हैं, कुछ 3 से 4 हफ्ते बाद किए जाते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल है उस बर्थ मार्क की कंडीशन के हिसाब से कि वो बर्थ मार्क की कंडीशन क्या है, कौन सा बर्थ मार्क है और कौन सा लेजर हम उसके लिए कौन सा बर्थ मार्क है जिनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है जाने दें, ये वक्त के साथ चला जाएगा। माएँ जो छोटे बच्चों के हवाले से हो जाती हैं, जो खून की नालियों का बर्थ मार्क है जिसको हेमेंजियोमा कहते हैं, ये खुद ही टाइम के साथ चला जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ठीक है डॉक्टर सानिया, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान हिस्सा बनी। और ये बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है इस हवाले से, बच्चों को लेकर खासे परेशान हो जाते हैं और फिर समझ नहीं लग रही होती है क्या करें। तो डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।